मैगजीन के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो वो सब चीज़ें हम मैगजीन के अंदर ही पढ़ लेंगे, ठीक है। बट एक छोटा सा पॉइंट बता दूं, इंडिया की पॉपुलेशन 1.3 बिलियन क्रॉस कर चुकी है, और सेंसस होगी आपको पता चल जाएगा कितनी जो पॉपुलेशन यहाँ पर है। साथ ही हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान, सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया और बहुत सारे प्रोग्राम चलाए हुए हैं, सब इस मैगजीन के अंदर दिया हुआ है। तो थोड़ाली चीज़ों को डिस्कस करेंगे यहाँ पर, इन चीज़ों को नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आगे चलें, पहला आर्टिकल मिस्टर एम वेंकैया नायडू जी ने खुद लिखा है, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट हैं, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस 2022 में हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलते हैं, देखते हैं आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है। पहली बात तो ये देखें कि द ईयर 2021 इज गोइंग टू बी अ स्पेशल वन, एज वी विल बी एंटरिंग इन द 75 ईयर ऑफ आवर इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो हम 75 ईयर्स में कदम रखने वाले हैं। उसके बाद अगर देखें तो 15 अगस्त 1947 को हमें इंडिपेंडेंस जो है वो प्राप्त हुई थी, बट कुछ चैलेंजेस हैं जैसे पॉवर्टी, इलिटरेसी, माल न्यूट्रिशन और इंडस्ट्रियल जो हालत है, मतलब एक साइंटिफिक बेस नहीं क्रिएट हो पा रहा है इंडिया के अंदर, उसका इशू भी यहाँ पर कवर किया गया है। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, बट ये सब सॉर्ट आउट हो जाएंगे, इन्होंने ये बात यहाँ पर कही है। उसके बाद ये देखिए यहाँ पर क्या चीज़ लिखी हुई है, टुडे we come a long way since those days of want and scarcity. इंडिया इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमर्जिंग वर्ल्ड पावर। ये आपको पता होगा कि इंडिया की जो इकोनॉमिक पावर है वो भी बढ़ रही है, इंडिया की ग्लोबल पावर, मतलब हर क्षेत्र में इंडिया की पावर बढ़ रही है। इंडिया परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। और राइट, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चलती हैं। हमें इंडिया को बनाना है विश्व गुरु। विश्व गुरु कहने का मतलब है कि सारी दुनिया जो है वो इंडिया की स्वायत्तता को स्वीकार कर ले कि इंडिया अब वर्ल्ड में डोमिनेट करता है, ठीक है। क्योंकि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ग्रेट फिलोसफर भी हुए हैं, पतंजलि हैं, शंकराचार्य हैं, चरक हैं, शूरशूट जैसे डॉक्टर भी हुए हैं, ठीक है। फिर मैथमेटिशियंस भी हुए हैं जैसे आर्यभट्ट और वराहमिहिर जैसे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। अपने ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की कोट दी हुई है कि इस मिट्टी में कुछ तो खास है, कुछ तो यूनिक है इंडिया की मिट्टी में, विच डिस्पाइट मैनी ऑब्स्टिकल्स हैज़ ऑलवेज रिमेन द एबोर्ड ऑफ ग्रेट साउल्स, ठीक है। इस मिट्टी में कुछ तो खास है कि यहाँ पर इतनी महान जो सोल आत्माओं का जन्म हुआ है, इतने महान लोगों का जन्म हुआ है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर महात्मा गांधी का नाम है, सरदार पटेल हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस है, वीर सावरकर हैं, भगत सिंह है, ये जैसे लोगों ने हमें स्वतंत्रता दिलाई है, तो इन लोगों को हम कभी नहीं भूल सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि इंडिया की मीडियन एज 30 साल से कम है। मीडियन एज क्या होती है? मीडियन एज वो एज होती है जो किसी कंट्री की पॉपुलेशन को दो हिस्सों में बांट देती है। अभी इंडिया की मीडियन एज क्या है? 29 ईयर्स। 29 ईयर्स से पहले आधी पॉपुलेशन आती है, 29 ईयर्स के बाद आधी पॉपुलेशन आती है। जनरली इस पॉपुलेशन को हम कहते हैं वर्किंग पॉपुलेशन और द यंग पॉपुलेशन, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस पॉपुलेशन का बहुत अहम रोल होता है इंडिया की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यंग पीपल जितने ज़्यादा एक्टिव रहेंगे उतनी ही ज़्यादा इंडिया की जो थिंकिंग पावर और इनोवेशन वाला सिस्टम है, जो स्टार्टअप्स वगैरह सिस्टम है, वो ज़्यादा बढ़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। इंडिया की पॉपुलेशन जो मीडियन एज है वो आपको याद रखने की 30 ईयर से कम है, और यूथ जो है नेशन का वो डिफाइन करता है उस नेशन का फ्यूचर, ठीक है। विवेकानंद की एक कोट यहाँ पर दी हुई है, हैव फेथ इन योर सेल्फ एंड स्टैंड अप ऑन दैट फेथ एंड बी स्ट्रोंग, दैट इज़ वॉट वी नीड। स्वामी विवेकानंद ने ये बात कही थी कि अपने आप में फेथ रखो, दूसरों में फेथ मत रखो, ठीक है। अपने फॉलोअर्स में, उन सब में फेथ मत रखो, अपने आप में फेथ रखो, ठीक है। तो ये सब बात यहाँ पर कही गई थी। साथ ही अगर हम बात करें, ये देखिए गौर से देखिए, इंडिया की जो मीडियन एज थी वो 2020 के अंदर 28.4, लगभग आप 29 लेकर के चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2050 तक बढ़ करके हो जाएगी 38 ईयर से पहले की पॉपुलेशन यंग कही जाएगी। तो हमारे पास यंग पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, उनकी डिमांड बढ़ेगी, उनकी नीड्स बढ़ेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 21 से शुरू की थी, नीचे डिप भी हुआ, और ये अब लगातार बढ़ रही है, ठीक है, याद रखिएगा। और राइट, उसके बाद अगर हम चलें आगे तो ये देखिए, द यूथ शुड बी एट द फोर फ्रंट ऑफ फाइटिंग सोशल इवेल्स, ठीक है। तो यूथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंट्री का भविष्य डिफाइन करता है, तो वो करप्शन, कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, जेंडर वायलेंस, इन सब चीज़ों में भी उसी को लड़ना है। मतलब वही इन सब चीज़ों को, प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकता है और ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता है एक
कंट्री का। और राइट, तो ये चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बताई हैं। उसके बाद यहाँ पर आइए देखिए, हमें कम करना है रूरल अर्बन डिवाइड को। रूरल अर्बन डिवाइड ये होता है कि ज़्यादा लोग रूरल एरिया में रह रहे हैं या अर्बन एरिया में रह रहे हैं, और उनके बीच में इकोनॉमिक गैप कैसा है, उनकी इनकम इनक्वलिटीज़ कैसी हैं, ठीक है। क्या सेम वर्क अगर रूरल एरिया में हो रहा है और सेम वर्क अगर अर्बन एरिया में होता है तो क्या उनके वेजेस में अंतर है? जी हाँ, अभी भी बिल्कुल है। तो इस डिवाइड को हमें कम करना है, डिजिटल डिवाइड को कम करना है। मतलब कितने लोगों के पास डिजिटल सुविधाएं हैं, कितने लोगों के पास नहीं है, उस गैप को कम करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें डिजिटल इंडिया के ऊपर पूरी जो कुरुक्षेत्र मैगजीन है दिसंबर 2020 की वो छपी थी, उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी टर्म्स यहाँ पर आपके काम की हो जाती हैं। फिर कोई भी जैसे इट इज़ ट्रू दैट द गवर्नमेंट अलोन कैन नॉट फुलफिल ऑल दीज टास्क, ठीक है। अब ये सब जो काम है, जैसे डिजिटल इंडिया का ही टास्क ले लो आप, गवर्नमेंट अकेले इस सारे काम को नहीं कर सकती, ठीक है। इसमें प्राइवेट सेक्टर की भूमिका निभानी पड़ेगी। उसके लिए हम जो भी काम करते हैं उसको कहते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है, पीपीपी मॉडल, ठीक है। तो जितने भी वर्क पीपीपी मॉडल से होते हैं उनमें पब्लिक और प्राइवेट यानी गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों का समान जो हिस्सा है हम उसको कह सकते हैं वहाँ पर होता है। इससे सुविधाएं अच्छी बनती हैं और रोज़गार की संभावनाएं ज़्यादा उभरती हैं। साथ ही इंडिया में स्वच्छ भारत मिशन जैसा मिशन भी सक्सेसफुल हुआ है, जो कि हमने 2014 में शुरू किया था, और हमने कहा 2019 में इंडिया ओडीएफ फ्री हो चुका है, ठीक है, ओपन डेफिकेशन फ्री हो चुका है। तो इस तरह के प्रोग्राम्स इंडिया में चले हैं और सक्सेसफुल हुए हैं। ओके, ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है कि कोविड-19 और आत्मनिर्भर भारत ये हम बहुत पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हो चुकी हैं। ऑलराइट, आगे चलें तो यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में लिखा है कि योजना मैगजीन ने बहुत अच्छा स्पेशल आर्टिकल छापा है और मेरी थैंक्स विशेष उनके साथ हैं, ठीक है। ये आर्टिकल यहाँ पर आपका कंक्लूड होता है। छोटा सा आर्टिकल था, कुछ ज़्यादा पॉइंट्स यहाँ से निकले नहीं, बट जो भी निकले ठीक है। आगे चलें, देखिए यहाँ पर दूसरा आर्टिकल है कि डेमोक्रेसी, पॉलिटी और गवर्नेंस के क्षेत्र में 75 साल किस तरीके से गुजर गए पता भी नहीं चला। उसके ऊपर ये आर्टिकल यहाँ पर दिया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है। इंडिया आपको पता है कि दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, ठीक है। इंडिया ब्रिटिश डोमिनेशन का हिस्सा रह चुकी है, पर हमारे लीडर्स, हमारे फ्रीडम फाइटर्स, हमने मतलब उन लोगों ने हमें यहाँ से जो ब्रिटिश डोमिनेंस है उससे हमें छुट्टी दिलाई और हमें यहाँ पर स्वतंत्र कराया, और आज हम स्वतंत्रता के 75 साल जी रहे हैं, ठीक है। तो ये बात यहाँ इन्होंने लिखी है एज अ इंट्रोडक्शन, ठीक है। ऑलराइट, यहाँ पर देखिए, और यहाँ पर कुछ ख़ास चीज़ें यहाँ पर निकलती नहीं वैसे तो, या ये देख सकते हैं आप कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 नवंबर को अपनाया गया था और संविधान दिवस के रूप में हम उसको मनाते हैं। 1949 की ये बात है, ठीक है। और हमने प्रियम्बल भी अपनाई। प्रियम्बल के अंदर हमने सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जैसे बड़े बड़े वर्ड यहाँ पर डाले, और हमने लोगों से वादा किया कि हम इन सब चीज़ों पर खरे उतरेंगे और इसको बेसिक स्ट्रक्चर के रूप में भी अपनाया, ठीक है। फिर हम जस्टिस की बात करते हैं, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, ठीक है। हम लिबर्टी की बात करते हैं अपनी प्रियम्बल के अंदर, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी के रूप में फंडामेंटल राइट्स हमने अपने लोगों को दिए। 75 साल पॉलिटी के इस तरीके से चल रहे हैं, ठीक है। अमेंडमेंट्स हुए कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। ऑलराइट, 70 साल हो चुके हैं, 70 ईयर्स लगभग बीत चुके हैं पूरे, ठीक है। हम कई सारे सक्सेसफुल इलेक्शंस कराए हैं, ठीक है, कंट्री के अंदर पीसफुल चेंजेस किए हैं, गवर्नमेंट में सेंटर पर है, स्टेट पर है, लिस्टें चेंज किए हैं, ठीक है। कई सारे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के जो मुद्दे आए इन बीच में उनको शॉर्ट आउट किया। तो 75 सालों में हमने क्या क्या किया वो चीज़ें यहाँ पर गिनवाई जा रही हैं, ठीक है। गौर फरमाइए। रिलीजन से रिलेटेड मूवमेंट हैं, वो सारे मुद्दे जो इंडिया के अंदर उभरे, रिलीजन से के हिसाब से तो काफ़ी सारे मुद्दे उभरे हैं, जैसे कि आपने सुना भी होगा, ठीक है। और भी बहुत सारे मूवमेंट, उन सबको भी सॉर्ट आउट किया गया, ठीक है। ऑलराइट, ओके। Therefore, the original concept, public perception and philosophy behind the term democracy has been degraded because of the misuse एंड ए मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द सेम। अब ओके, यहाँ पर इनका कहने का मतलब ये है कि जो डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसको हमने सस्टेन रखने की पूरी कोशिश की, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मुद्दे ऐसे थे जैसे इनजस्टिस है, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ सोशल एक्सपेक्टेशंस है, इनइक्वलिटीज़ है, इन सब मुद्दों ने यहाँ पर डेमोक्रेसी के साथ अच्छा नहीं किया, मतलब डेमोक्रेसी का डिग्रेडेशन देखने को मिला।
और राइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। अच्छा, अब आप एक चीज़ यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि डेमोक्रेसी एज ए सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इज सपोज टू अलाउ एग्जिस्टेंस रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग, पीपल्स ऑफ द कंट्री, जिनके लिए कुछ भी किया जा रहा है, ठीक है। कोई भी कंट्री उसके लोगों से चलती है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव होगी, उतनी ही डेमोक्रेसी यहाँ पर आएगी, ठीक। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, और बेसिकली आपने पॉलिटी सेक्शन में इतना बेसिक चीज़ें तो पढ़ ही ली होंगी, यहाँ पर आपको कुछ वैसे एक्स्ट्रा मिलेगा नहीं। और राइट, ओके, यहाँ पर आप अब नीचे आ जाइए, क्योंकि कुछ खास है नहीं। और बेसिकली मैं आपको कहने का मतलब ये है, इनका जो इस पेज पर कहने का मतलब ये है, वो ये बताना चाहते हैं कि इंडिया की जो डेमोक्रेसी है, हमने काफ़ी ज़्यादा सस्टेन रखने की कोशिश की, लेकिन कुछ इश्यूज हैं, जैसे इनइक्वालिटीज़ है, इनजस्टिस हैं, जो सोशल एक्सपेक्टेशंस थी, जो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी, ठीक है, वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं। पॉलिटिशियंस हैं, उनके एक्शंस हैं, उनकी फंक्शनिंग है, वो किस तरीके से कैंपेन करते हैं, ठीक है। फिर क्रिमिनलाइजेशन हो रहा है पॉलिटिक्स का, ये सब मुद्दे डेमोक्रेसी को डिग्रेड कर रहे हैं, और उसकी जो क्षमता है उसको कम कर रहे हैं। मसल पावर का यूज़ हो रहा है, मनी पावर के यूज़ से प्रोपागेंडास चला जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सब चीज़ें यहाँ पर डाली गई हैं। कैंडिडेट्स फॉल्स प्रोमिस करते हैं ड्यूरिंग द वोट टाइम, और राइट। तो अनरीजनेबल हॉर्स ट्रेडिंग, यानी नेगोशिएशंस जो हो रही हैं पार्टी के बीच में, और कोलिशन गवर्नमेंट, ये सब मुद्दे यहाँ पर डेमोक्रेसी को डिग्रेड करते हैं, डेमोक्रेसी की कंडीशन को ख़राब करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें इन्होंने इस पूरे पैसेज के अंदर लिखी हैं बेसिकली, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और राइट, ये देखिए, व्हेन वी से इंडियन डेमोक्रेसी, वी मीन नॉट ओनली डेट इट्स द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। डेमोक्रेसी को हम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के रूप में नहीं देखते केवल, ठीक है। हम देखते हैं द प्रोसेसेस आर डेमोक्रेटिक, बट ऑल्सो दैट द इंडियन सोसाइटी एंड एवरी इंडियन सिटीजन इज डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो सभी का रोल डेमोक्रेसी के अंदर हो, सिर्फ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस का मतलब ना हो कि आपकी स्टेट और यूनियन ने मिलकर के लोगों के लिए कोई पॉलिसी बना दी, नहीं। डेमोक्रेटिक जो इंडिया के कंटेक्स्ट में, इसका मतलब ये है कि इंडिया के लोग खुद अपने अच्छे और भले के लिए उन चीज़ों को देखें। बेसिक डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ ऑफ इक्वलिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सेक्युलरिज्म और जस्टिस जैसी चीज़ें इंडिविजुअल बिहेवियर के अंदर देखने को मिले, और सोशल स्फेयर में इन चीज़ों को बढ़ावा मिले। तो कहने का मतलब यही है। और राइट, देखिए, अब आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर दिए हुए हैं चैलेंजेस। बिगेस्ट चैलेंजेस एंड द थ्रेट टू अवर डेमोक्रेसी इज द रैम्पांट करप्शन, ठीक है। तो करप्शन जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है कंट्री के अंदर, ये आपको पता ही है। करप्शन हर लेवल पर है। देखिए, करप्शन कंटिन्यूज टू एग्जिस्ट इन कन्वर्ट एंड ओवर्ट वेज इन ऑल थ्री लेवल्स। कौन से थ्री लेवल्स? पॉलिटिकल लेवल, ब्यूरोक्रेटिक एंड कॉर्पोरेट सेक्टर। तो तीनों लेवल पर करप्शन है, ठीक है। One can see the nexus between politicians, bureaucrats, and industrialists, which has result into in corruption and corrupt practices, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता है कि करप्शन जो है बहुत बड़ा इशू है, और करप्शन को शॉर्ट आउट करने के लिए ऐसा कोई प्रोविज़न भी ज़्यादा बड़े हमारे पास नहीं है। छोटे छोटे प्रोविजंस मिला करके करप्शन को ख़त्म करने की बातें यहाँ पर चलती हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो करप्शन के अलावा क्रिमिनलाइजेशन बहुत बड़ा मुद्दा है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ठीक है। अच्छा, ये आपको इस तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर मैगजीन के अंदर तो कुछ खास नहीं दिया, लेकिन ये चीज़ हमने यहाँ खुद लगाई है, तो ये आपके काम की हो जाती है। देखिए, 2014 में 24%, 2004 में 24% एमपीज ऐसे थे जिनके खिलाफ केसेस चल रहे थे। 2019 में 43% एमपीज ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं। गौर फरमाइए, क्रिमिनल केसेस की बात कर रहा हूँ, सिविल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो उनके खिलाफ क्रिमिनल, लेकिन फिर भी वो एमपी हैं, ठीक है। तो मुद्दा ये है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2018 की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में ये भी कहा था कि रैपिड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कैन नॉट बी अरेस्टेड बाय मेयरली डिस्क्वालिफिकेशन टेंटेड लेजिस्लेचर, बट ऑल्सो बिगिन बाय क्लीनिंग पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इन लोगों को शॉर्ट आउट करो, इन लोगों को जो है मतलब कैंडिडेट के रूप में आप खड़ा मत करो। तो ये 43% जो बंदे हैं, इनके ऊपर लगाम कसो, और इनका जो डाटा है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड करो कि किस तरह के क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए हैं। जिनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं वो लोगों की हेल्प
क्यों कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मुद्दा यहाँ पर है। तो ये है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स का मुद्दा। आधे से ज़्यादा, आधे से थोड़े से कम एमपीज यहाँ पर क्रिमिनल केसेस में फंसे हुए हैं, और राइट, बट हमने उनको पॉलिटिशियंस बना रखा है। उसके बाद देखें तो गुड गवर्नेंस आएगा कैसे, इस पूरे पैसेज को देखिए। गुड गवर्नेंस आएगा कैसे? गुड गवर्नेंस अपने आप नहीं आ जाएगा, ठीक है, बाई चांस नहीं आ जाएगा। ये रेस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए, मतलब पॉलिटिकल जो लीडरशिप है वो अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। पॉलिसी मेकिंग जो तरीका है, मतलब पॉलिसी को बनाने का जो तरीका है वो अच्छा होना चाहिए, ठीक है। एंड ए सिविल सर्विस इम्ब्यूड विद अ प्रोफेशनल इथोस। और जो जितने भी सिविल सर्विसेज हैं या जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, जितने भी सरकारी नौकर हैं, उन सब में एथिक्स की भावना को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। अच्छाई और बुराई उन को यहाँ पर सिखानी पड़ेगी, ठीक है। गुड गवर्नेंस कलेक्टिव एफर्ट है, एक सिंगल बंदा इसके लिए कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। सब अगर हिस्सा लेंगे तभी जाकर के गुड गवर्नेंस देखने के लिए मिलेगा। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं। द प्रेजेंस ऑफ ए स्ट्रॉन्ग सिविल सोसाइटी इंक्लूडिंग अ फ्री प्रेस, ठीक है, जो कि समाज में जो गलत मुद्दे हैं उनको लोगों के सामने लाए। इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है, ताकि निर्णय लेने में कोई दिक्कत ना हो। और ऑल्सो द प्री कंडीशंस और सच गुड गवर्नेंस, ठीक है। तो गुड गवर्नेंस के लिए ये भी प्री कंडीशंस हैं, क्योंकि ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी को बनाए रखते हैं गवर्नमेंट की, ठीक है, ताकि वो अपने मनमाने तरीके से काम ना करें। ऑलराइट, इन एडिशन टू द एबव हाईलाइटेड पॉइंट्स, जो पॉइंट्स मैंने बताए पर्टेनिंग टू द गुड गवर्नेंस, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू द इंडियन डेमोक्रेसी एंड पॉलिटी टुडे इज द डिसयूनिटी एमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो यूनिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, डिसयूनिटी सोसाइटी में बढ़ रही है। डिसयूनिटी किसके बीच? डिसयूनिटी इन द रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट ओनली, ठीक है। रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में डिसयूनिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। It is a fact that during pre-independence period, Hindus and Muslims of India were the fairly united. तो ये कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंस से पहले अगर हम देखें तो हिंदूज और मुस्लिम्स जो कि आज बहुत ज़्यादा डिसयूनाइट हैं, वो कभी यूनाइट थे, ठीक है। तो वो एक यूनिटी के रूप में रहते थे, बट ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पर लिखा हुआ है इफ़, अगर वो पहली जैसी सिचुएशन वापस आ जाती है तो इंडिया की डेमोक्रेसी, पॉलिटी और गवर्नेंस का एक मतलब निकलेगा। मतलब ये चीज़ें अच्छी होंगी अगर इस तरह की चीज़ें इंडिया में होती हैं, अगर वो प्री इंडिपेंडेंस जैसी कंडीशंस वापस आ जाएं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर कही जा रही हैं। ऑलराइट, तो अगर ये सब चीज़ें हुई तो सिंपल सी बात है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर अच्छा होता हुआ दिखेगा, और इंडिया इसी तरह का नेशन यहाँ पर है। ओके, ऑलराइट, अब आते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। इंडस्ट्री के क्षेत्र में क्या क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट 75 साल में किस तरीके से हुआ, स्पेशल आर्टिकल के रूप में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को टारगेट करते हुए लिखा गया है। देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हैं, ठीक है। पहले ये देखिए, इंडिया की करंट जीडीपी है $3 ट्रिलियन की, ठीक है, याद रखिएगा। इसको करना है $5 ट्रिलियन का। कब तक बताइए, कब तक करना है? बहुत बार पढ़ा चुके हैं पिछली मैगजीन्स में भी। देखिए, ये करना है 2024 तक, याद रखिएगा। 2024 तक 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है, 7 ट्रिलियन की भी बनानी है 2030 तक, पर वो आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी खड़ी करनी है, उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्या क्या लिखा हुआ है पढ़ते हैं। देखिए, एक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, आप बहुत दिनों से सुन रहे होंगे, उसके बारे में लास्ट में एक आर्टिकल दिया हुआ है, वहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इन चीज़ों को कवर नहीं करते हैं। 75 साल हो गए हैं इंडिया के, ठीक है, अच्छी बात है, बट ये समझ में नहीं आया कि इसका पार्लियामेंट बिल्डिंग से क्या लेना देना है। बट हाँ, नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, ठीक। हमारा विज़न है नया इंडिया क्रिएट करने का 2022 तक। हम एक न्यू इंडिया बनाना चाहते हैं जो कि आत्मनिर्भर हो, सेल्फ रिलायंट हो। यही विज़न है नरेंद्र मोदी जी का, और उनका जो विज़न है वो ये है कि गवर्नमेंट कम काम करे, गवर्नेंस ज़्यादा हो, ठीक है। तो मिनिमम गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कम हो और गवर्नेंस ज़्यादा हो, तो ये मुद्दा यहाँ पर है। और बेसिकली पीएम मोदी की बढ़ाई की है, क्योंकि आर्टिकल लिखा है सुरेश प्रभु जी ने। आगे देखें तो बेसिकली क्या दिया हुआ है, या ये देखिए यहाँ पर काम का चीज़ दी हुई है। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस
थिंग्स स्टार्ट चेंजिंग। 5 ईयर्स प्लान्स हमने लॉन्च किए, ठीक है। 1951 में पहला 5 ईयर प्लान आया था। फर्स्ट 5 ईयर प्लान, उसका जो मेनली फोकस था वो था प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के डेवलपमेंट पर, डेवलपमेंट ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। दूसरा मॉडल आया था जिसका नाम दिया हमने महानवोलिस मॉडल, ठीक है। इसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है वो प्रायोरिटी दी, इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रायोरिटी दी। तो मुद्दा यहाँ जुड़ जाता है हमारे आर्टिकल से, ठीक है। द थर्ड प्लान along with the first and second one helped build up the capital goods industries in India। तो पहले, दूसरे और तीसरे तीनों ने इंडस्ट्रियल जो क्षेत्र है उसमें यहाँ पर बूस्ट करने की पूरा योगदान दिया है, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। बिटवीन 1965 एंड 1980 इंडस्ट्रियल ग्रोथ सॉ डिक्लाइन मेनली ड्यू टू द नेग्लिजेंस ऑफ द कंज्यूमर गुड सेक्टर इन द फर्स्ट 3 प्लान्स, ठीक है। तो पहले 3 प्लान्स में हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर पे अच्छा खासा ध्यान दिया, लेकिन उसके बाद हमने ध्यान देना कम कर दिया क्योंकि एग्रीकल्चर की तरफ आपको पता होगा ग्रीन रिवोल्यूशन वगैरह की तरफ ध्यान ज़्यादा चला गया था, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। फिर 1991 में यहाँ पर हमने LPG रिफॉर्म्स किए, ठीक है। उसके बाद फिर से इंडस्ट्रियल ग्रोथ इंडिया के अंदर देखने को मिली। उसके बाद अगर हम बात करें इंडस्ट्रियल ग्रोथ का मुद्दा निपटा देते हैं 2000 तक। 2014 में इंडिया की रैंक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 142 थी। 2019 में ये यहाँ पर है 63। याद रखिएगा, ये कहीं पर भी पूछा जा सकता है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग जो कि वर्ल्ड बैंक देता है, ये भी याद रखना है। 190 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया की इस समय रैंक है 63। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों को बिजनेस प्रोवाइड कराने में काफ़ी सुविधाएं दे रहे हैं। 10 सेक्टर होते हैं, आपको पता होगा 10 पैरामीटर होते हैं। 10 पैरामीटर्स में से कम 6 से 7 पैरामीटर हमारे अच्छे हैं, बाकी के 2-3 पैरामीटर भी अच्छे हो जाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें FDI की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, FDI इनफ्लो, 2014 से लेकर के 2019 के बीच में इंडिया में टोटल 319 यानी 320 बिलियन डॉलर का FDI आया। याद रखिएगा, ठीक है। कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए। तो 2014 से लेकर के 2019 के बीच 320 बिलियन डॉलर का FDI इंडिया के अंदर आया। ऑलराइट, अकेले अगर हम 2020-21 की बात करें तो इंडिया में 35 बिलियन डॉलर का FDI आया, जो कि इसको याद मत रखिए कि जो ये सब आपको याद नहीं रखना कि पहले 5 ईयर में ज़्यादा था। ये तो अपना डाटा गिना रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको क्या याद रखना है, आपको ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं कि 320 बिलियन का FDI इंडिया के अंदर आया। ऑलराइट, कुछ ऐसे डाटा पता होना चाहिए। फिर हमने FDI के क्षेत्र में कुछ किया है, हमने 100% अप्रूवल दे दिया है। रिसेंटली में इस करंट अफेयर का टॉपिक है, याद गौर से देखिएगा। हमने 100% FDI अप्रूवल कर दिया है ऑटोमेटिक रूट से इन कोल माइनिंग्स एरिया में। तो कोल माइनिंग में ऑटोमेटिक रूट से मतलब बिना गवर्नमेंट की परमिशन लिए आप 100% FDI ले सकते हो। 100% FDI अप्रूवल कर दिया है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में डायरेक्ट रूट से आप यहाँ पर 100% FDI ले सकते हो, मतलब 100% FDI आ सकता है। 74% ऑटोमेटिक रूट से डिफेंस सेक्टर में हमने अलाउ कर दिया है, 74% तक FDI आ सकता है, ठीक है। FDI इंडिया इज एस्टिमेटेड टू रीच 100 बिलियन इनफ्लो बाई 2022। तो 2022 तक 100 बिलियन डॉलर का टारगेट है कि इंडिया में FDI आएगा। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, कहीं पर डाटा लिखना हो तो याद होना चाहिए। ये देखिए, ये हमने खुद ही लगाया है। आप देखें तो टोटल इनफ्लो गिन लीजिए कि ये बेसिकली आपका 2015-16 से लेकर 2019-20 तक का डाटा यहाँ पर है। 2014-15 में 55 बिलियन डॉलर का इनफ्लो देखने के लिए मिला था, जो कि बढ़कर के 2019-20 में 73 बिलियन डॉलर का हो गया। टोटल को जोड़ोगे तो लगभग 300 के करीब डाटा पहुँच जाएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके साथ हमने DPIIT, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। जो डिपार्टमेंट ऑफ फॉर प्रमोशन एंड ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड होता है ना, ये भी बनाया। मतलब बेसिकली इसका नाम पहले कुछ और था, इसको चेंज किया और इंटरनल ट्रेड पर यहाँ हमने फोकस करना शुरू किया। स्टार्टअप स्कीम भी शुरू की गई थी 2016 में स्टार्टअप्स को बूस्ट करने के लिए। स्टार्टअप्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर पूरी मैगजीन थी कुरुक्षेत्र, नवंबर 2020 की। उस मैगजीन को देखिए, काफ़ी अच्छी है, ठीक है।
फिर अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग का वेरी इंपॉर्टेंट मिशन, इस तरीके से आपको चीज़ों को लेकर के चलना है कि हाँ इस तरह का मिशन भी हमारे पास है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स होती है, 2015 में 81 रैंक थी इंडिया की, 2020 में 48 रैंक हो गई है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है लगभग आधे से। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद अटल टिंकरिंग लैब्स खोली गई हैं इंडिया के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट इम्पैक्ट मतलब 660 प्लस डिस्ट्रिक्ट्स में लगभग 5000 ऑपरेशनल अटल टिंकरिंग लैब खोली गई हैं। मतलब स्टूडेंट्स को यहाँ पर सिखाया जाएगा डिजिटल एनवायरनमेंट क्रिएट करना। नीति आयोग ने बहुत अच्छा काम किया है, मतलब इंडिया के डेवलपमेंट में उसने जो चैलेंजेस थे उनको शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश की है। किस तरीके से एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम शुरू किया था, 115 डिस्ट्रिक्ट चूज की, उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, याद रखिए। साथ ही डेल्टा रैंकिंग लॉन्च होती है। डेल्टा रैंकिंग आपकी जो स्टेट्स हैं जो 115 स्टेट्स हैं उनकी रैंकिंग क्रिएट करती है कि कौन सा स्टेट्स अच्छा काम कर रहा है, कौन सा अच्छा काम नहीं कर रहा। 49 इंडिकेटर होते हैं, 5 एरियाज होते हैं कि हेल्थ सेक्टर, न्यूट्रिशनल, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड डेवलपमेंट में, और बेसिक स्ट्रक्चर। तो ये कुछ यहाँ पर आपकी जो है इंडिकेटर हैं, इनमें नीति आयोग ये इंडेक्स है वो यहाँ पर देता है। उसके बाद SDG इंडिया इंडेक्स, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स भी नीति आयोग शुरू कर रहा है, और प्रोग्रेस नापता है कि किस स्टेट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को पूरा करने में कितनी मदद की। आपको पता होगा 17 डेवलपमेंट गोल पूरे करने हैं 2030 तक। ठीक है, उसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 6 देख सकते हैं, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन प्रोवाइड कराना है। स्वच्छ भारत अभियान के तहत PM मोदी ने ये काम कर दिया है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें पता होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड भी दिया गया बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा। ओके, और 150वीं बर्थ एनिवर्सरी 2019 में जब महात्मा गांधी की थी। हमारे पास है डिजिटल इंडिया कैंपेन, जो कि हमने 2015 में लॉन्च किया। पूरी मैगजीन डिजिटल इंडिया की थी, मैं आपको बार बार बता चुका हूँ, तो बार बार उन चीज़ों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। हमने भीम, UPI, रुपे, GST, पूरा GST सिस्टम चेंज कर दिया। ठीक है, स्मार्ट सिटी मिशन, आधार कार्ड, गवर्नमेंट मार्केट प्लेस, डिजी लॉकर। ठीक है, तो ये सब कुछ डिजिटल इनिशिएटिव शुरू किए हैं, और हेल्थ ID वाला इशू भी यहाँ पर, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन भी शुरू किया है, तो उसको भी आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ठीक, भारत नेट प्रोग्राम के थ्रू हम पूरे इंडिया में ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स बिछा रहे हैं। ठीक है, फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क जो है वो बिछा रहे हैं। ठीक है, इंडिया का जो आधार कार्ड वाला इशू है वो दुनिया का सबसे बड़ा बायोमेट्रिक डाटाबेस बन चुका है। 125 करोड़ लोगों के आधार कार्ड इशू हो चुके हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलें। ऑलराइट, तो कई सारी हमने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र स्कीम भी चलाई हुई है, जैसे प्रधानमंत्री जन धन योजना स्कीम जो 2014 में शुरू की गई थी। 41 करोड़ बेनिफिशरीज यहाँ पर अब तक लिंक हो चुके हैं। ठीक है, याद रखिए। और बिल गेट्स ने ये भी कहा कि इंडिया का जो UPI सिस्टम है और आधार कार्ड सिस्टम है, ये जो दोनों सिस्टम है, इन्होंने इंडिया का जो सिचुएशन है उसको चेंज करके रख दिया है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें हमें बाहर से पता चलती हैं। अच्छा है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ठीक है, तो इसमें भी इंडिया की रैंक काफ़ी अच्छी है, और 271 मिलियन पीपल्स को हमने पॉवर्टी से उभारा है 2006 से 2016 के बीच। ठीक है, MPI यानी कि इस स्कीम के बारे में, जो ये इंडेक्स है, इसके बारे में भी आप जान सकते हैं। पिछली योजना मैगजीन में ये सब चीज़ें कवर कर दी गई थी। ठीक, फिर और भी स्कीम शुरू की गई, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की थी, जिसमें वो 6,000 रुपये देने थे 3 इंस्टॉलमेंट में, याद करो। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। और दुनिया में भी बोलबाला है, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट सीट पर हम 2 साल के लिए फिर से चुन लिए गए हैं। ठीक है, 2020 की जो समिट है, G20 की जो समिट है, जो पहले 2022 में करने वाले थे, अब 2023 में वो इंडिया करेगा। ठीक है, पोस्टपोन कर दी गई, और इंडिया को 2023 के लिए मौका मिला है। हम G7 में भी एक्टिव पार्टनर हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें यहाँ पर हैं। इंडिया में बहुत से मुद्दे भी हैं, जैसे कोविड-19 का मुद्दा आया, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा है, पाकिस्तान की तरफ से स्टेट स्पॉन्सर्ड। ठीक है, ग्लोबल मार्केट में कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, टैरिफ्स नॉन टैरिफ्स वाला इशू आ जाता है, WTO वाला, उसके ऊपर भी मैगजीन पूरी अक्टूबर वाली थी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप देखते रहिए, और बार बार इन चीज़ों को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
आगे चलें तो कोविड-19 के लिए लिखा हुआ है कि अभी 2 वैक्सीन, हालाँकि इसमें तो नहीं लिखा बट हम अपनी तरफ से भी बता देते हैं कि 2 वैक्सीन्स यहाँ पर अप्रूव कर दी गई हैं सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भी। ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। फिर पीएम गरीब कल्याण योजना आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 20 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर बाँट दिए गए। मनरेगा जो वेजेज़ हैं 3 महीने का 500 रुपया कर दिया गया है, ठीक है? मनरेगा जो उसमें काम करने वाले लोग हैं उनके लिए। 202 रुपये मतलब 202 रुपये एक पर्सन के लिए दिया जाएगा एक दिन के लिए, ठीक है, मनरेगा के तहत। तो ये रेट पहले कुछ 184 रुपये था, इसको बढ़ा करके 202 रुपये करा है, ठीक है। नई एजुकेशन पॉलिसी भी लॉन्च की है, ठीक है। स्वयं पोर्टल लॉन्च किया है जिससे कि डिजिटल डिवाइड को कम किया जा सके, ठीक है। ये सब चीज़ें हम आपको पहले ही मैगजीन्स में पढ़ा चुके हैं। ओके, अब आपको क्या करना है, देखिए मिस्टर सुरेश प्रभु जो थे वो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर थे 2017 से लेकर के 2019 के बीच। तो उन्होंने बताया कि क्या क्या हुआ। नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च की गई, ये सब इकोनॉमी सेक्शन में पढ़िएगा। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का जो विज़न है वो भी इनके समय में लाया गया, ठीक है। फिर मल्टी कल्चरलिज्म को बढ़ावा देने की बात की गई। और राइट, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन है, इन्वेस्टमेंट प्रमोशन है, ये सब चीज़ें इनके काल में की गई। ये 2017 से 2019 तक सिविल एविएशन मिनिस्टर भी थे। तो सिविल एविएशन मिनिस्टर के रूप में इंडिया का पहला नेशनल एयर कार्गो पॉलिसी लॉन्च की गई थी, ठीक है। और राइट, नेशनल ग्रीन एविएशन जो पॉलिसी है वो शुरू की गई थी। ड्रोन पॉलिसी भी शुरू की गई थी। साथ ही उड़ान स्कीम भी यहाँ पर लॉन्च जो है की गई थी, उसके कुछ चरण यहाँ पर लॉन्च किए गए थे इनके समय में। मिस्टर सुरेश प्रभु 2014 से 2017 तक रेलवे मिनिस्टर थे। तो उस बीच में यहाँ पर कुछ जो उनके रहते हुए जो प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए वो दिए गए हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये लोग अपनी तारीफ यहाँ पर कर रहे हैं, बाकी सब इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं इन मैगजीन्स में। ओके, और राइट, यहाँ पर देखते हैं तो आपको पता चलेगा कि जो सुरेश प्रभु हैं वो इंडिया के शेरपा कहे जाते हैं, एज अ करंट पीएम शेरपा टू G20 एंड G7, ठीक है। तो इनको ये कहा जाता है। और ये जो मुद्दे हैं इंडिया के उनको G7 और G20 समिट में शॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करेंगे और इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये बात इन्होंने अपने फेवर में लिखी है, बाकी आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं पढ़ना। कुल मिलाकर के हमको नया इंडिया क्रिएट करना है 2022 तक। तो ये आर्टिकल यहाँ पर ऐसा था, कुछ खास आर्टिकल था नहीं, ठीक है, बट ठीक है हमने पढ़ लिया। और राइट, अब बात करते हैं एजुकेशन फॉर न्यू इंडिया, ठीक है। एजुकेशन का क्या रोल रहा, न्यू इंडिया मतलब 2022 का विज़न जो है वहाँ तक हमें एजुकेशन को लेकर के जाना है, क्या चीज़ें यहाँ पर रहेंगी। अच्छा आर्टिकल है, देखिए। मतलब इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो पुराने समय से ही अच्छा रहा है, ठीक है। हमारे पास नॉलेज, विजडम और ट्रूथ इतने मतलब इतने बड़े ह्यूमन गोल्स रहे हैं, मतलब ज्ञान, प्रज्ञा और सत्य, इन गोल्स के ज़रिए हमने ह्यूमन जो वैल्यू है उसको यहाँ पर उभारा है, ठीक है। हमारे पास तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, वल्लभी जैसे जो इंस्टीट्यूट थे वो भी रहे हैं, ठीक है। जो बाहर से लोग हैं वो इनमें पढ़ने के लिए आते थे, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो इंडिया ने एक तरीके से शिक्षा को यहाँ पर प्रचार प्रसार करा है पूरे वर्ल्ड के अंदर। द इंडिया हैज़ बीन ऑनर्ड एज अ लैंड ऑफ प्रोडिजियस स्कॉलर्स सच एज चरक, सुश्रुत, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, ठीक है, ब्रह्मगुप्त, चाणक्य। और हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बड़े स्कॉलर्स भी यहाँ पर हुए हैं। तो रिच लिटरेसी है इंडिया की, और राइट, और ग्लोबल वैल्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा हैं इंडिया की, बेसिकली यही कहने का इनका मतलब है। तो एज अ इंट्रोडक्शन पॉइंट आप यहाँ पर ये लिख सकते हैं, ठीक है। और राइट, ओके, ये चीज़ें यहाँ पर काम की नहीं है। बेसिकली एक आदमी थे धर्मपाल जी, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है। उनकी एक बुक थी द ब्यूटीफुल ट्री इंडिजीनियस इंडियन एजुकेशन इन द 18th सेंचुरी। इन्होंने इसमें तारीफ़ की है ब्रिटिश इंडिया की, ठीक है, याद रखिएगा। जब इंडिया ब्रिटिश के कंट्रोल में था तब इन्होंने कहा है कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी उन्नति की थी इंडिया के अंदर, ठीक है। तो इन्होंने जो अगेंस्ट इंडिया ये बात कही है, और यही यहाँ पर यही लिखा जा रहा है, ठीक है। बट ये सब आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब आते हैं यहाँ पर
आपको पता है कि लॉर्ड मैकाले का काफ़ी योगदान रहा है, ठीक है। लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी की शिक्षा शुरू की थी, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जब हम स्वतंत्र हुए तो हमारे पास सिर्फ 17 यूनिवर्सिटीज़ थी और 636 कॉलेजेस थे और इतने कुछ स्कूल थे, ठीक है। आज ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। इंडिया की इंडिपेंडेंस के बाद हमने एजुकेशन क्षेत्र में तरक्की के लिए कई कमीशन बनाए। कई कमीशन मतलब यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन बनाया 1948 में। आपको क्या रखना है, इनकी क्रोनोलॉजी याद रखनी है, ठीक है। कौन पहले आया कौन बाद में आया, ठीक है। फिर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन लॉन्च किया गया 1952। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन, ठीक है। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005, वेरी वेरी आईएमपी, ठीक है। 2009 में हमने 14 साल तक के बच्चों के लिए कंपलसरी कर दी एजुकेशन। क्रोनोलॉजी याद रखिएगा, कौन पहले कौन बाद में आया, ठीक है। और राइट, तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये डाटा यहाँ पर हाईली फैक्चुअल डाटा है, आपको याद नहीं करना। उसके बाद अगर हम देखें तो एक होती है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। ये रैंकिंग करती है दुनिया भर की सभी यूनिवर्सिटीज़ की। 2019 में हमारे 21 इंस्टीट्यूशंस टॉप 100 में थे, जो कि लेटेस्ट एडिशन यानी 2020 के एडिशन में 26 हो गए। तो 5 इंस्टीट्यूशंस हमने ऐसे और बढ़ा दिए जो कि टॉप 100 की लिस्ट में आ जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के बारे में ऊपर भी बताया था। और फर्दर, फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया इज अमंग द 50 कंट्रीज विद अ रैंक ऑफ 48 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें इस तरीके की रैंकिंग दिखाई गई है। और राइट, ओके, और राइट, यहाँ पर और कुछ नहीं पढ़ना, ठीक है। ये सब काम का नहीं है। ओके, ऊपर चले तो यहाँ पर ये आप ये वाला पूरा पेज देखिए एक बारी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई गई, क्यों लाई गई, क्या क्या चेंजेस करेगी, ठीक है। 21वीं सेंचुरी की क्या क्या नीड्स यहाँ पर पूरी होंगी, ठीक है। वो सब चीज़ें यहाँ तक लिखी हुई हैं। मैं चाहता हूँ कि आप इसको यहाँ से ना पढ़ें, क्योंकि हम इन चीज़ों को आप पहले ही पढ़ चुके हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम से सितंबर 2020 का एडिशन ये था और पूरा चैप्टर निकला था यार वहाँ 4 पेजेस का, ठीक है। और बहुत ही थोरली डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये छोटी छोटी चीज़ें पढ़ के हमें कुछ फालतू एजुकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है। जब हमने वहाँ पर पूरा कर लिया तो आप उसको रिवाइज कीजिए, ना कि यहाँ पर इसको पढ़िए, ठीक है। याद रखिए, यहाँ पर इसको मत पढ़िए, ठीक है। इसको पढ़िएगा, आप मैगजीन देख सकते हैं या फिर वीडियो देख सकते हैं, ऑलराइट। तो याद रखिए ये सब चीज़ें हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे और कुछ भी काम का यहाँ पर नहीं है। और राइट, आगे आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र पर चलते हैं। स्पेस के क्षेत्र में हमने क्या क्या किया है, ठीक है। ओके, स्पेस के क्षेत्र में देखते हैं कि क्या क्या यहाँ पर हमने किया है। ओके, देखिए ये जो पहला पेज है यानी ये वाला, और ये जो दूसरा पेज है ये वाला, ठीक है। इस पेपर पे जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं आपको मुंह जबानी बताऊंगा, मैं आपको इसको पढ़ाऊंगा नहीं इस तरीके से, ठीक है। ऑलराइट, देखिए मैं आपको क्या बताऊंगा वो आप ध्यान से सुनिए जो भी मैं कुछ कहने वाला हूँ। देखिए, इंडिया ने अपनी पहली नेशनल कमेटी बनाई स्पेस रिसर्च के ऊपर, जिसको कहते हैं INCOSPAR, इंडियन नेशनल कमेटी ऑन स्पेस रिसर्च। 1962 में ये बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? 1962 में। याद रखिएगा, क्रोनोलॉजी बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद हमने इंडिया का पहला रॉकेट लॉन्चर सिस्टम बनाया जो कि था थुम्बा, ठीक है, केरल के अंदर। याद रखिएगा 1963 में। इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट आर्यभट्ट लॉन्च किया 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है। याद रखिएगा 19 अप्रैल 1975 को। उसके बाद दुनिया का पहला सैटेलाइट जो था स्पुतनिक 1, ये क्रोनोलॉजी से हटके है, ठीक है। स्पुतनिक 1 कजाकिस्तान से लॉन्च किया गया था, ठीक है। याद रखिएगा दुनिया का पहला सैटेलाइट स्पुतनिक 1 लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद इंडिया ने अपना पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया था। कौन सा? पहला एक्सपेरिमेंटल कम्युनिकेशन, गौर फरमाइए, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जिसका नाम था एप्पल, APPLE, ठीक है। ये लॉन्च किया था। इंडिया ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल लॉन्च किया, वो था SLV 3, ठीक है।
तो इंडिया का पहला सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल कौन सा था, जिससे मतलब सैटेलाइट छोड़े जाते हैं, वो था SLV-3, याद रखिएगा। इंडिया का पहला मल्टीपल सैटेलाइट कौन सा था, वो था INSAT-1B, 1983 में छोड़ा गया था। कौन सा था, INSAT-1B। मल्टीपल सैटेलाइट का मतलब ये है कि आप उससे मल्टीपल काम ले सकते हैं, वो अर्थ ऑब्जर्वेशन में भी काम आ सकता है और किसी और चीज़ में भी काम आ सकता है, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद इंडिया ने अपना पहला लॉन्च व्हीकल जो कि बड़ी फ्लाइटों को छोड़ने के काम आता, वो लॉन्च किया 1994 में। ठीक, तो ये जो मैंने पॉइंट आपको 6-7 पॉइंट बताए, ये आप दोबारा से सुनिए, बिल्कुल सही बताएं आप, दोबारा से सुनिए, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई हैं। इंडिया ने पहली पॉलिसी लॉन्च की INCOSPAR, उन्होंने फिर थुम्बा में जो है आपका स्टेशन लॉन्च किया, ठीक है, रॉकेट लॉन्चर स्टेशन, ये चीज़ बताई मैंने आपको। उसके बाद पहला सैटेलाइट छोड़ा गया आर्यभट्ट, ठीक है, और पहला एक्सपेरिमेंटल सैटेलाइट जो था एप्पल, ठीक है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ऑलराइट, उसके बाद मैंने आपको बताया कि INSAT-1B के बारे में, जो कि पहला मल्टीपर्पज सैटेलाइट था, ठीक है, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर क्लियर की, और 2 पेजेस यहाँ पर हमारे कवर हो चुके हैं इसके, ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ से नहीं पढ़नी। उसके बाद INSAT की अगली सीरीज आती रही, INSAT 3DR, INSAT 3D, ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको नहीं पढ़नी है। ओके, तो इतनी चीज़ें कवर हो गई। उसके बाद यहाँ पर देखें तो धीरे धीरे इंडिया ने अपना जो GSAT-11, GSAT-29, GSAT-19, इनके अलग अलग जो ऑपरेशंस थे उनको भी देखिएगा एक बारी, ठीक है, डिजिटल इंडिया कैंपेन को सपोर्ट करने के लिए ये सब जो रॉकेट लॉन्चर सिस्टम्स हैं वो यहाँ पर लॉन्च किए गए। अभी इनके बारे में और भी डिटेल में जानेंगे, ठीक है। इंडिया ने अच्छा एक चीज़ और देखिए, इंडिया का 5th जनरेशन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है GSLV Mark 3, जिसको बाहुबली सैटेलाइट भी कहते हैं। ओके, सबसे पहले आप इस वाले पोस्टर को देखिए, या ये है इंडिया के सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पहले हमने सबसे पहला बनाया SLV-3, फिर ASLV, फिर PSLV XL, फिर GSLV Mark 2 और GSLV Mark 3 जो बाहुबली सैटेलाइट है, ठीक है। तो ये है हमारा 5th जनरेशन लॉन्च व्हीकल, ठीक है। सबसे बाहरी सैटेलाइट अगर हमें कोई छोड़ना है तो इसी से ही हम यहाँ पर लॉन्च करते हैं। ओके, उसके बाद ये चीज़ यहाँ पर लिखी हुई थी 5 लॉन्च व्हीकल्स, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद ये भी लिखा हुआ है कि SLV-3 आया, फिर ASLV आया, फिर PSLV आया, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देख चुके हैं, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर अब नहीं पढ़नी। उसके बाद PSLV-C-37, इससे हमने 104 सैटेलाइट एक साथ छोड़े थे, अगर आपने करंट अफेयर पढ़ा हो तो। GSLV Mark 2 यानी जो 4th जनरेशन लॉन्च व्हीकल था उसका यूज़ किया था, ठीक है। GSLV Mark 3 से पहले का था ना, तो हमने ये यहाँ पर लॉन्च किया था, 104 सैटेलाइट छोड़े थे और वहाँ पर हमारी बहुत दुनिया भर में सराहना हुई थी, ठीक है। इसमें हमने क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी का यूज़ किया, जिसमें हाइड्रोजन लिक्विड, मतलब लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को वेरी लो टेम्परेचर पर यूज़ किया जाता है, ठीक है, बूस्टर्स में एज अ फ्यूल के रूप में, ठीक है, याद रखिए। उसके बाद GSLV Mark 3 के बारे में लिखा हुआ है, जो कि 5th जनरेशन जो है लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट है, लॉन्च व्हीकल है आपका, और इसके अंदर 2 सॉलिड स्टेपरोन्स लगे हुए हैं, एक कोर लिक्विड बूस्टर है और क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, ठीक है, लोअर स्टेज नहीं है, याद रखिए। ओके, फिर एक जो केयर मिशन है, इंडिया ने क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट 2014 में कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। क्रू मॉडल एटमॉस्फेरिक री एंट्री एक्सपेरिमेंट 2014 में हमने कंप्लीट कर लिया है। जब कोई सैटेलाइट आपकी वापस आती है और उसमें क्रू मेंबर्स होते हैं, तो उस मॉड्यूल को हम अलग कैसे करें जिसमें क्रू मेंबर्स हैं, उसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गया था। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की माने तो धरती से 126 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो क्रू जो मॉड्यूल है उसको अलग कर दिया जाता है, और अर्थ के एंटर पर मतलब वो जब वो एटमॉस्फेयर में एंटर करता है उसकी, ठीक है। फिर हमने ये कुछ टेक्नोलॉजीज़ हैं, इंडिया रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, ये 2016 में सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए। स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी है, सुपरसोनिक कंबशन रैमजेट टेक्नोलॉजी, जो कि इसरो ने जो है कंप्लीट कर लिया है। तो ये सब में हम लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं। तो पूरी हिस्ट्री चल रही है यहाँ से, आपको मैं बता रहा हूँ 1962 से लेकर के अभी 2020 तक की हिस्ट्री क्या क्या चल रहा है 75 साल में, ठीक है,
याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर आपके लिए कुछ भी काम का नहीं दिया हुआ है, और यहाँ पर भी कुछ काम का नहीं है। PSLV वगैरह के बारे में हम आपको बता चुके हैं। या ये देखिए, अब नए मिशंस की बात करें तो चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन, एस्ट्रोसैट, चंद्रयान 2, गगनयान मिशन, ठीक है, नाविक, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, ठीक है। तो नए मिशंस के अंदर याद रखिएगा जो 21वीं सेंचुरी के मिशन हैं वो ये हैं, ठीक है, जो मतलब इंडिया की जो तरक्की है उसको डिफाइन करेंगे आने वाले समय में, भविष्य में, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद चंद्रयान 1 के बारे में पता हो तो मून पर भेजे जाने वाला सैटेलाइट है, 2008 में भेजा गया था चंद्रयान 1, और चंद्रयान 2 यहाँ पर भेजा जाना बाकी है। ऑलराइट, तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे आप चलते रहिए। यहाँ पर है मार्स ऑर्बिटर मिशन, मार्स पर हम लोग मिशन भेज रहे हैं, इसरो का मिशन है, ठीक है। चंद्रयान 1 की सक्सेस के बाद हमने ये मिशन लॉन्च किया था PSLV के थ्रू, ठीक है, याद रखिए। फिर आ जाता है आपका एस्ट्रोसैट, ये पहला इंडियन एस्ट्रोनॉमी मिशन है, एम टू डिटेक्ट द एक्सरे, ऑप्टिकल एंड UV स्पेक्ट्रल बैंड साइमल्टेनियसली, ठीक है। तो ये पूरा पैसेज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, याद रखिए। एस्ट्रोसैट जो है वो इंडिया का पहला मिशन है जो एक्सरे, ऑप्टिकल और UV स्पेक्ट्रल बैंड को एक साथ स्टडी करेगा। ये जो इमेज है वो हमने आपको दिखा दी। उसके बाद अगर हम आगे देखें, ऑलराइट, या एस्ट्रोसैट ने अभी अभी अल्ट्रावायलेट लाइट को गैलेक्सीज के अंदर खोजा है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में भी है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ याद रखिए। फिर आ जाते हैं चंद्रयान 2 मिशन के बारे में, जो कि दूसरा मिशन है मून के ऊपर भेजने के लिए। इस मिशन के बारे में डिटेल से आप इस मैगजीन में नहीं पढ़ सकते। फिर हमने अपना एक सिस्टम लॉन्च किया है GPS की तरह, द नाविक सिस्टम, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, फुल फॉर्म याद रखिए, किसी छोटे एग्जाम में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो GPS के साथ हमने ये सिस्टम यहाँ पर लॉन्च किया है, ओके। उसके बाद एक मिशन है गगन मिशन, GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन मिशन, जिसको कहते हैं गगन मिशन, ओके। गगनयान प्रोग्राम, गगनयान जो प्रोग्राम है वो इसी से ही रिलेट करता है आपका। 2018 में इस प्रोग्राम को अप्रूव कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद हमने ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर भी बनाया इसरो ने जनवरी 2019 के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, याद रखिएगा। ह्यूमन स्पेस फ्लाइट सेंटर इसरो के द्वारा बना लिया गया है। बेसिकली जो गगनयान प्रोग्राम है उसी के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये यहाँ पर बनाया गया है, ओके। 2018 में हमने पैड अबोर्ट टेस्ट भी सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिया है इसरो ने, ठीक है, 2018 के अंदर। और ऐसा करने वाला इंडिया चौथा कंट्री बना है, याद रखिएगा, ऐसा करने वाला इंडिया चौथा कंट्री बना है जिसने पैड अबोर्ट टेस्ट को पूरा कर लिया है, ठीक है। ये टेस्ट क्या है यहाँ पर देखिए, जब पैड अबोर्ट टेस्ट फ्लाइट वाज अ डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द कैपेबिलिटी ऑफ क्रू एस्केप सिस्टम टू इवैक्यूएट द क्रू इन केस ऑफ कंटिजेंसी एट द लॉन्च पैड। अगर लॉन्च पैड के दौरान किसी भी तरह की समस्या पैड में आ जाती है, मतलब पूरे सैटेलाइट में किसी तरह की समस्या आ जाती है, तो क्रू को वहाँ से किस तरीके से एस्केप कराया जाएगा, वो होता है पैड अबोर्ट टेस्ट, ठीक है। यानी कि अगर हमारी किसी सैटेलाइट में कोई भी दिक्कत आ गई और वहाँ पर क्रू मौजूद है तो उस क्रू को अब हम निकाल सकते हैं। दुनिया में ऐसे सिर्फ 3 ही कंट्रीज़ हैं, USA, रशिया एंड चाइना, और उसके बाद इंडिया चौथा कंट्री बना है जो ऐसा कुछ कर सकता है। तो ये सब आपको लिखना है अपने ऐसे के अंदर, ऑलराइट। इसके बाद आपको या फ्यूचर की जो मिशन है वो देख सकते हैं आप, जैसे चंद्रयान 3 मिशन है, आदित्य L1 सूरज की तरफ जो मिशन है वो हम भेजेंगे। मिशन टू वीनस, वीनस पर मिशन के लिए अभी प्रोग्रेस चल रही है। तो ये कुछ फ्यूचर मिशन हम इनको कह सकते हैं, ये 2050 तक, 2030 तक, 2040 तक पूरे होते हुए दिखाई देंगे। ये कंक्लूजन के तौर पर लिख सकते हैं कि इंडिया की जो हिस्ट्री है स्पेस सेक्टर में वो काफ़ी ज़्यादा ग्लोरिंग हिस्ट्री रही है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर प्रोग्राम है, और आने वाले भविष्य में इंडिया वर्ल्ड लीडर होगा। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है फिस्कल फेडरलिज्म के ऊपर, ठीक है। फिस्कल फेडरलिज्म का मतलब क्या है?
देखिए, एक होता है फेडरलिज्म, ठीक है, यूनियन, स्टेट और सेंटर, इन तीनों के बीच किस तरह का रिश्ता है उसको कह देते हैं फेडरलिज्म। बेसिकली पॉलिटिकल फेडरलिज्म हम उसको कह देते हैं। पॉलिटिकली उनके बीच में क्या रिश्ता है, किस तरह की भावनाएं उनके बीच में मौजूद हैं, वो पॉलिटिकल फेडरलिज्म हो गया। इन तीनों के बीच में पैसे को लेकर के क्या चीज़ें वेरी करती हैं उसको कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म, ठीक है। पैसे को लेकर के यूनियन, स्टेट और लोकल सेल्फ जो बॉडीज़ हैं, ठीक है, उनके बीच में किस तरह के रिश्ते हैं उसको कहते हैं फिस्कल फेडरलिज्म। याद समझ में है गया? ये देखिए, डेफिनेशन देखिए, फिस्कल फेडरलिज्म रिफर्स टू द फाइनेंशियल रिलेशंस, गौर फरमाइए, फाइनेंशियल रिलेशंस बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर यूनिट। अदर यूनिट में आ जाता है स्टेट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर आ जाती हैं। ओके, ये डेफिनेशन याद रखिएगा, बिल्कुल एकदम सॉलिड डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। उसके बाद आपके काम की चीज़ यहाँ पर आती है, यहाँ पर evolution of fiscal federalism can be traced back to the 18th century when Alexander Hamilton in his Federalist paper written in 1780s stated that a multi-layered government federal permits various functions of the assumed to be assumed by different layers, potentially improving the efficiency of government since different। तो बेसिकली अगर हम देखें तो 18वीं सेंचुरी की जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे, उन्होंने इस चीज़ की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि अगर गवर्नमेंट, जो फेडरल गवर्नमेंट है, वो परमिट कर दे अपनी डिफरेंट फंक्शनरीज को स्वतंत्र रूप से वर्क करने के लिए, ठीक है, तो गवर्नमेंट की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव होती है, पोटेंशियली इम्प्रूविंग द इफिशियंसी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बात उन्होंने कही थी और उसके बाद ये चीज़ें यहाँ पर शुरू हुई, ठीक है। ऑलराइट, इंडिया के अंदर अगर हम इसका एवोल्यूशन देखें तो यहाँ पर आपको इस तरीके से पता चलेगा, द एवोल्यूशन ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म इन इंडिया 1958 में शुरू 1858 में शुरू होता है, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था आपका, ठीक है, याद रखिए, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था आपका, तो उस समय जब ईस्ट इंडिया कंपनी से यहाँ पर वो छीन लिया गया था उसका कार्यभार और ब्रिटिश गवर्नमेंट को डायरेक्ट कंट्रोल दे दिया गया था, डायरेक्ट सॉवरेनिटी दे दी गई थी इंडियन टेरिटरी के ऊपर, तब से शुरू होता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम जाएं यहाँ पर, ये देखिए, दिस वॉज फॉलोड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। याद रखिए, 1919 का जो एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, उसको कहते थे मोंटेगू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और इसने शुरू की थी डरारकी, ठीक है। डरारकी में आपका सेंटर और स्टेट्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स यहाँ पर बांट दिए गए थे। इसके बारे में आप जाकर के पूरे एक्ट के बारे में पढ़िए, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो सेंट्रल एंड प्रोविंशियल दो तरह की कैटेगरीज यहाँ पर बांट दी गई थी, ठीक है। पहली कैटेगरी किसी और के द्वारा एडमिनिस्टर होती थी, दूसरी कैटेगरी किसी और के द्वारा एडमिनिस्टर होती थी। ये सब चीज़ें पॉलिटी सेक्शन में पढ़िए, हर जगह से नई नई चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, ऑलराइट, 1927 में साइमन कमीशन आया 1919 वाले एक्ट को जांचने के लिए, कि रिव्यू करने के लिए कि उसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं रहेगी। डेरार्की के लिए यहाँ पर जो है सिस्टम लाया गया था, उसको मतलब रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन आया था, ठीक है, ऑलराइट। और फिर इस तरह की एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई, लॉर्ड विस्काउंट पील एज अ चेयरमैन, ठीक है। तो उन्होंने भी बताया कि फिजिकल रिलेशन उन्होंने यहाँ पर एग्जामिन किए सेंटर और प्रोविंसेस के बीच में, ठीक है। और उन्होंने सजेस्ट भी किया कि यहाँ पर शेयर होनी चाहिए इनकम टैक्स बिटवीन द सेंटर एंड द प्रोविंसेस, ठीक है। तो उन्होंने ही यहाँ पर ये चीज़ें शुरू करवाई, और बेस्ड ऑन दीज रिकमेंडेशंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 was brought forth which established a federal system with provinces and Indian state as two distinct। ओके, आप इस चीज़ को भूल जाइए जो कुछ आपने पढ़ा, आपके काम की चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। Thus, the Act of 1919 and the Act of 35 established a basic structure of fiscal federalism, ठीक है, इन इंडिया। ये वाला पॉइंट आपके प्री में आ सकता है, ठीक है। 1990 वाला जो एक्ट था
प्रोवाइडेड फॉर अ सेपरेशन ऑफ रेवेन्यू हेड्स, ठीक है, बिटवीन सेंटर एंड द प्रोविंसेस। तो उसने दो हेड क्रिएट कर दिए थे, एक सेंटर और एक स्टेट, ठीक है, जब सब्जेक्ट अलग अलग, ठीक है। डेरार्की वाला सिस्टम 1990 वाला एक्ट याद रखिएगा। और जो 1935 वाला एक्ट था उसने शेयरिंग अलाउ कर दी रेवेन्यू की, ठीक। तो ये हेड जो थे वो अलग अलग हो गए, और 1935 में रेवेन्यू शेयरिंग वाला जो मुद्दा है, ग्रांट्स इन एड जो है वो प्रोविंसेस को बांटनी शुरू कर दी, ठीक। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि इस पूरे जो हमने पढ़ा अभी तक उसमें सिर्फ यही चीज़ें काम की हैं। उसके बाद अगर हम देखें, या ये देखिए, जब इंडिपेंडेंस का टाइम था 1947 में, तब इंडिया के पास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, जैसे पार्टीशन वाली प्रॉब्लम है, रिफ्यूजीज क्राइसिस है, फ्लेजिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इल इक्विप्ड कॉलोनियल मशीनरीज हैं, विजन, प्रैग्मेटिक अप्रोच ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल। उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेल्प की, जो 560 प्रिंसली स्टेट थे उनको एक साथ लाए, और यहाँ पर उनको यूनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, ओके, ऑलराइट। यहाँ पर आपके और काम का क्या है, द फेडरल करेक्टर ऑफ पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया, ओके। 1947 में जो 46 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी थी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन आया, वो सब चीज़ें यहाँ पर देखते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैड सिग्निफिकेंट डाटाबेस ऑन द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑलराइट। आप यहाँ पर देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के हिसाब से देखें तो द ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन इज फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन एज मच एज इट एस्टेब्लिश्ड व्हाट मे बी कॉल्ड एज द डुअल पॉलिटी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये बात कही थी कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डुअल पॉलिटी के रूप में वर्क करता है। डुअल पॉलिटी अंडर द प्रपोज्ड कॉन्स्टिट्यूशन विल कंसिस्ट ऑफ द यूनियन एट द सेंटर एंड द स्टेट एंड द पेरिफेरी, ठीक है। तो डुअल पॉलिटी इसी को कहते हैं, सेंटर और स्टेट पर अलग अलग हेड हो जाएं, ये डुअल पॉलिटी और डरारकी वाला सिस्टम यहाँ पर लॉन्च हुआ, ठीक है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अडोप्ट किया 1950s में, सेक्युलर, फेडरल, सोशलिस्ट, यूनियन ऑफ स्टेट, इस तरह की चीज़ें डाली गई। सेपरेट देखिए, स्टेट और सेंटर दोनों के लिए सेपरेट लेजिस्लेटिव्स डाली गई, ठीक है। सेंटर है और स्टेट है, सेंटर में भी लोकसभा राज्यसभा है, स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर और स्टेट काउंसिल है, ठीक है। ये सब चीज़ें होनी चाहिए। फिर एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये सब आर्म्स लगाई गई। साथ ही 7th शेड्यूल जो कि यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट के फंक्शंस को अलग करती हैं, वो लिस्टें ऐड की गई। तो ये सब दिखाती हैं कि इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो किस तरीके से वर्क करती है, और इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है, जो पॉलिटिकल फेडरल स्ट्रक्चर है, वो किस तरीके से वर्क करता है। पॉलिटिकल की बात हो रही है, कुछ सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन भी किए गए हैं शायद, या जैसे नेशनल हाईवे, रेलवेज, एयरवेज, ये सब सेंटर की लिस्ट में चले जाते हैं, और स्टेट की लिस्ट में भी कुछ टैक्सेशन वगैरह के प्रोविजंस और एग्रीकल्चर जैसा प्रोविज़न स्टेट की लिस्ट में आ जाता है, ठीक है, याद रखिए। या ये देखिए, ऑलराइट, ओके। देखिए, यहाँ पर अगर हम बात करें तो सेंटर के पास क्या क्या पावर है। सेंट्रल गवर्नमेंट रिटेन द एक्सक्लूसिव राइट्स फॉर इनकम टैक्स, इनकम टैक्स कलेक्ट करने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। स्टेट्स के पास कौन सी पावर है, राइट टू कलेक्ट स्टाम्प ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, एल्कोहलिक बेवरेजेस, रजिस्ट्रेशन, कमर्शियल यूज ऑफ व्हीकल्स एंड अ फ्यू अदर माइनर टैक्सेस, ठीक है। तो जितना भी टैक्सेस है उसमें सबसे बड़ा शेयर इनकम टैक्स का होता है, और वहीं पर जो है मोनोपोली है सेंटर की, ठीक है, ओके। उसके बाद अगर हम देखें तो सेंट्रल ट्रांसफ़र टू स्टेट, देखिए, एक हमारे पास होता है फाइनेंस कमीशन, बेसिकली बात उसी की करनी है, ये घुमा फिरा करके वहाँ पर ही पहुँचेंगे। देखिए, ये रहा हमारे पास होता है एक फाइनेंस कमीशन जो कि आर्टिकल 278 के अंदर में वर्क करता है, ठीक है। 1951 में हमने पहला फाइनेंस कमीशन यहाँ पर बनाया गया था, और फाइनेंस कमीशन का काम होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना फंड्स का, ठीक है। जो भी इनकम टैक्स में आया, CGST में आया, उन सबको यहाँ पर बांटने का काम होता है फाइनेंस कमीशन का, ठीक है,
ओके, ये रिकमेंड करता है कि किस तरीके से कितना फंड स्टेट्स को नीचे जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस और इन द फॉर्म ऑफ ग्रांट्स, याद रखिएगा। ठीक है, अब जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, ओके। अभी तक हमारे पास 15 फाइनेंस कमीशन हम लोग बना चुके हैं 1951 से। 2020-21 के लिए 15th फाइनेंस कमीशन यहाँ पर सेटअप हो चुका है और उन्होंने भी अपनी रिकमेंडेशंस दे दी हैं। ठीक है, उसके बाद ऑलराइट, या ये देखिए, ये चीज़ें यहाँ तक क्लियर हो गई हैं। ठीक है, 15वें जो फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन NK सिंह हैं और आपको बेसिकली ये बताना है मुझे कि कितना जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पर डिफाइन किया है कि NK सिंह ने, कि कितना जो डिवोल्यूशन किया जाएगा टैक्स का वो कितना किया जाएगा। ठीक है, कितने % टैक्स स्टेट्स को शेयर किया जाएगा, वो चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। अब अगर हम बात करें तो लोकल बॉडीज़ भी बनाई गई। 73rd और 74th अमेंडमेंट के बारे में आपने पढ़ा हो, 1992 में पास की गई थी। लोकल सेल्फ बॉडीज़ को भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। 2 टायर का सिस्टम था इंडिया के अंदर पहले, सिर्फ सेंटर और स्टेट का, लेकिन अब 3 टायर का सिस्टम हो गया है, सेंटर, स्टेट और लोकल बॉडीज़। ठीक है, पंचायत और म्यूनिसिपलिटीज़। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। ऑलराइट, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखनी है। स्टेट फाइनेंस कमीशन अलग से बनाए गए हैं, आर्टिकल 243 आर्टिकल के अंदर ये चीज़ें लिखी गई हैं। स्टेट फाइनेंस कमीशन के बारे में भी लिखा गया है, हर 5 ईयर पर ये चीज़ें बनाई जाएंगी। ठीक, अब ये सब जो हमने यहाँ पर पढ़ा, ये सब चीज़ें आपको अपने पॉलिटी सेक्टर में पढ़नी है। ठीक है, यहाँ से आप इन चीज़ों को ना पढ़ें तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि ये चीज़ों के आपने नोट्स बनाए होंगे और उनको रिवाइज करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ऑलराइट, उसके बाद हमने फिजिकल फेडरलिज्म का जो सिस्टम है उसको रीडिफाइन किया है, मतलब उसको अच्छा बनाया है। पहले हम जिस तरीके से फंड नीचे देते थे, अब और अलग तरीके से सिस्टम को लॉन्च किया गया है। जैसे लिबरलाइजेशन, LPG रिफॉर्म किए गए 1991 में, वैट इंट्रोड्यूस किया गया 2005 के अंदर। ठीक है, वैट जो है वो लॉन्च किया गया था, फिर GST लॉन्च किया 2017 में। तो ये सिस्टम्स हमने इम्प्रूव किए हैं। ठीक है, वैट में कुछ दिक्कतें थी, डबल टैक्सेशन की प्रॉब्लम थी, GST लाए। ठीक है, वहाँ पर प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हुई। नीति आयोग क्रिएट किया जो कि इन सब चीज़ों में वर्क कर रहा है। रेशनलाइजेशन किया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का, अभी पढ़ेंगे क्या होता है ये सब। ठीक है, ओके, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं। लास्ट फ्यू ईयर बिटवीन द सर्टेन मेजर प्रोनाउंसमेंट्स विच ब्रोट अबाउट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेंटर स्टेट रिलेशंस। क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं सेंटर और स्टेट रिलेशंस में पिछले कुछ सालों में? जैसे फंड्स लगातार बढ़े हैं जो स्टेट्स को देने थे, सेंटर ने स्टेट को फंड देने हैं वो लगातार बढ़े हैं। ठीक, आप ये देखिए कि जब हम फंड स्टेट्स को देते हैं तो 2 तरीके से दिए जाते हैं, बेसिकली कई तरीके से दिए जाते हैं, बट जो बड़े तरीके हैं वो हैं वर्टिकल टैक्स डिवोल्यूशन और ग्रांट टू द स्टेट। इन दोनों का बड़ा योगदान रहता है, लगभग 70% हिस्सा इन्हीं तरीके से नीचे जाता है। ठीक है, ग्रांट्स इन स्टेट्स में आपकी आ जाती हैं, जैसे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के लिए ग्रांट है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए ग्रांट है। ठीक है, पोस्ट डेवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है। ठीक है, ये सभी ग्रांट्स यहाँ पर इस तरीके से दी जाती है। तो इन दोनों के तहत मेजर पोर्शन जाता है स्टेट्स की तरफ सेंटर से, याद रखिए। अब यहाँ पर जो कहना चाह रहे थे वो ये कहना चाह रहे थे, ये वाले ग्राफ से यहाँ पर देखिए, 2011-12 में सेंटर ने स्टेट को इतने रुपए दिए। ठीक है, ये डाटा करोड़ रुपए में है, तो इतने करोड़ रुपए दिए, डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और ये कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ठीक है, कंटिन्यूसली ग्रो हो रहा है। ठीक है, तो अभी 2019-20 में इतने करोड़ रुपए दिए गए हैं। ठीक, याद रखिएगा। ऑलराइट, तो इतने करोड़ रुपए, और ये डाटा लगातार बढ़ रहा है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग इन लगातार। ठीक है, कंटिन्यूसली 10 ईयर, अगर हम पिछले 10 ईयर का डाटा देखें तो लगातार ये चीज़ें बढ़ रही हैं, याद रखिएगा। उसके बाद ओके, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर कवर कर चुके हैं, या ये चीज़ें भी हम लोग देख चुके हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई कि किस तरह की ग्रांट्स यहाँ पर दी जाती हैं। उसके बाद या ये देखिए, फाइनेंस कमीशन, अगर मैं बात करूं कि फाइनेंस कमीशन जो 13वां फाइनेंस कमीशन था उसने कहा था 32% टैक्स नीचे जाएगा। 13वां,
फाइनेंस कमीशन 14 जो आया उसने कहा कि 42% नीचे जाएगा। आपको बताना है कि जो फाइनेंस कमीशन 15 यहाँ पर बनाया गया है उसने कितना कहा है कि कितना परसेंट नीचे जाएगा, सेंटर्स स्टेट्स को कितना पैसा देंगी परसेंटेज के रूप में, ये आपको बताना है। ठीक है, ये डाटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके, या देखिए, एक तो हमने मुद्दा यहाँ पर पढ़ा कि क्या क्या जो मेजर प्रोनाउंस कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें देखने को मिली कि फंड ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हो आप नीचे। दूसरा, आप रेशनलाइजेशन कर सकते हो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का। कहने का मतलब यह है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम काफ़ी ज़्यादा चलाई गई थी, इकट्ठी एक साथ चलाई गई थी। जैसे अगर हम देखें तो 5 ईयर प्लान्स के एंड में लगभग 360 सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी। उन स्कीम को ख़त्म करके धीरे धीरे उनके जो नंबर्स हैं उनको कम किया गया, और आज हमारे पास 28 स्कीम्स यहाँ पर हैं और हम इनको अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये हो गया आपका रेशनलाइजेशन। इसमें हमने फिक्स कर दिया है कि सेंटर स्टेट का रिलेशन क्या होगा। सेंटर 60% पैसा देगा, आप 40% पैसा दो। अलग अलग स्टेट्स के लिए अलग अलग यहाँ पर निश्चित किया गया है। ठीक है, तो आपको समझ में भी आ रहा है कि हम पढ़ क्या रहे हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं फिजिकल फेडरलिज्म को बढ़ाने का तरीका। फिजिकल फेडरलिज्म का मतलब आपको मैंने पहले भी समझाया, सेंटर और स्टेट के रिलेशंस को फाइनेंशियल टर्म्स में किस तरीके से मजबूत किया जाए। देखिए, स्टेट्स को क्या चाहिए, स्टेट को सिर्फ पैसा चाहिए, ठीक है, सेंटर से, और सेंटर से पैसा मिलता रहेगा तो स्टेट्स यहाँ पर खुश रहेंगे और इन दोनों के बीच के जो रिश्ते हैं वो अच्छे रहेंगे। तो उसी चीज़ को बढ़ाने के लिए हमने यहाँ पर आप देखें तो ज़्यादा पैसा नीचे भेजने की कोशिश की। इंक्रीज इन द यूनाइटेड फंड डिवोट टू स्टेट। ठीक है, तो हमने पहले 32% भेजा था फाइनेंशियल कमीशन के द्वारा। जो 13वां फाइनेंस कमीशन था उसमें 32% भेजा गया था। फिर जो 14वां फाइनेंस कमीशन आया उसमें हमने 42% भेजा, और अब 15वें फाइनेंस कमीशन में भी वो आपको बताना है कि कितने परसेंट भेज रहे हैं। ठीक है, तो हम ये पैसा लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं। दूसरा, हमने सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का रेशनलाइजेशन किया। हमने स्कीम्स की संख्या को तो कम किया, लेकिन हमने स्टेट्स के पास ज़्यादा पैसा रहने दिया। हमने 60:40 क्यों रखा कि 60% हिस्सा सेंटर देगी और 40% हिस्सा स्टेट देगी, ताकि स्टेट्स के पास अपना पैसा बचा रहे। हम इसको 50-50 भी कर सकते थे, ठीक है, बट हमने वो नहीं किया। ज़्यादा पैसा स्टेट्स के पास रहे, इसीलिए हमने ये चीज़ें यहाँ पर की हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो हमने सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग एरा को भी ख़त्म किया है। सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि यूनियन जो है वो आपकी प्लानिंग करे और इम्प्लीमेंट करने का काम नीचे वाली एजेंसियों का हो। अब हमने इस प्लानिंग को ख़त्म कर दिया है। हमने कहा है कि जो नीचे वाले एरियाज़ हैं, स्टेट्स हैं या लोकल बॉडीज़ हैं, वो प्लानिंग क्रिएट करें और यूनियन उसको बनाएगी। इससे पैसे का नीचे डिवोल्यूशन भी कम करना पड़ेगा। साथ ही अगर आप देखें तो प्लानिंग ग्राउंड लेवल पर होगी। ठीक है, प्लानिंग ग्राउंड लेवल पर होगी और उनको सुविधाएं भी यहाँ पर प्राप्त होंगी। आगे देखें, हम जीएसटी लेकर के आए, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इसमें थोड़ा नुकसान हुआ, लेकिन उसके लिए हमने जीएसटी कंपनसेशन स्कीम भी लॉन्च की थी इस स्टेट्स के लिए। ठीक है, ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। आर्टिकल 279A में संशोधन किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के, और हमने जीएसटी यहाँ पर लाए। जीएसटी के 3 कंपोनेंट हमने बनाए ताकि स्टेट्स को कोई दिक्कत ना हो, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। एसजीएसटी पूरा हिस्सा स्टेट्स के पास रहता है और बाकी के हिस्से नीचे बढ़ जाते हैं जीएसटी काउंसिल की रिकमेंडेशन के आधार पर। हमने आउटकम बेस्ड बजटिंग यहाँ पर लॉन्च की। आउटकम बेस्ड बजटिंग क्या होती है? एक देखिए, बजट के अंदर कोई प्रोग्राम लाया गया तो उस प्रोग्राम का आउटकम क्या होगा, उस बेस पर हम यहाँ पर बजट में प्रोग्राम्स डालने लगे हैं। ठीक है, तो आउटकम बेस्ड बजटिंग एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव के रूप में यहाँ पर वर्क करेगा। और तो ये चीज़ें यहाँ पर इस तरीके से वर्क करती हैं। और ओके, अब देखिए नीति आयोग का इस सब में क्या वर्क है। नीति आयोग किस तरीके से फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है। तो फेडरलिज्म को बढ़ावा देने के लिए नीति आयोग को करना क्या पड़ेगा? सेंटर, स्टेट और लोकल जो बॉडीज़ हैं उनके बीच के रिश्तों को मजबूत करना पड़ेगा। ठीक है, वो रिश्ते किस तरीके से मजबूत होते हैं उसको देखते हैं। देखिए, 2015 में प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके नीति आयोग रखा था, और इसका मकसद इसीलिए रखा गया था कि ये स्ट्रेथन करेगा कोऑपरेटिव एंड कम्परेटिव फेडरलिज्म को। ठीक है, देखिए किस तरीके से करता है, इस इमेज को देखिए। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ठीक है, इस के तहत हम 115 डिस्ट्रिक्ट ऐसी चुनेंगे और उनको एकदम बदल करके रख देंगे। मतलब जैसी उनकी हालत इस समय है उससे अच्छी हालत यहाँ पर हम उनकी कर देंगे।
लोकलाइजेशन ऑफ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो कि नंबर में 17 है, यूनियन उनको अकेले पूरा बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा। और राइट, उसमें स्टेट्स की और लोकल बॉडीज़ की पूरी पूरी सहायता लेनी पड़ेगी, और हमने उसका लोकलाइजेशन किया है, यही है, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर इंडियन हिमालयन रीजन, इंडिया का जो हिमालय रीजन है और वो जो स्टेट्स हैं उनको हम एक साथ ब्रॉड पर्सपेक्टिव में लेते हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, और इनको अलग नहीं रखा जाता अरुणाचल प्रदेश वगैरह से, इन सब के ऊपर सेम पॉलिसी का फ्रेमवर्क बनाया जाता है हिमालयन स्टेट्स के लिए, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग से फोरम बनाई जाती है, जो 7 सिस्टर्स हैं उनको एक साथ लिया जाता है। इंडिसीज टू एनहेंस कंपटीशन एमंग स्टेट्स एंड डिस्ट्रिक्ट्स, तो नीति आयोग कुछ इंडिसीज लॉन्च करता है, जैसे अभी अभी बताई थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स, ठीक है, तो हेल्थ इंडेक्स, इस तरह के इंडेक्स यहाँ पर देखिए आप कि नीति आयोग कौन कौन सी इंडेक्स लॉन्च करता है। तो कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स लॉन्च करता है, एसडीजी इंडिया इंडेक्स है, स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स है, हेल्दी स्टेट्स प्रोग्रेसिव इंडिया इंडेक्स है, इंडिया इनोवेशन, याद रखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, पूछ लेगा निम्न में से कौन सी इंडेक्स नीति आयोग के द्वारा लॉन्च नहीं की जाती है, की जाती है, तो पांचों याद रखनी है कि ये 5 जो इंडेक्स हैं नीति आयोग के द्वारा लॉन्च की जाती हैं, ताकि स्टेट्स के बीच में कंपटीशन को बढ़ावा मिले। सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल एजुकेशन, ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल टाइप की चीज़ों को भी बढ़ाना है। डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस फॉर स्टेट्स इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत करना है। तो ये कुछ चीज़ें आप इस तरीके से नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप अगर पैसेज में देखें तो क्या चीज़ लिखी हुई थी, यहाँ पर देखिए, द गवर्निंग काउंसिल ऑफ नीति आयोग कंप्राइज चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑल स्टेट्स, द वर्ड ऑल इज हियर इम्पोर्टेंट, ठीक है, तो सभी चीफ मिनिस्टर्स अगर एक साथ आएंगे तो कोऑपरेशन को बढ़ावा मिलेगा, ऑब्वियस सी बात हो गई, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज उनके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर्स होते हैं उन सबको यहाँ पर लिया जाता है, जिससे कि उनके बीच में कोऑपरेशन को बढ़ावा मिले, सिंपल सी बात है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अपार्ट फ्रॉम डिजाइनिंग स्ट्रेटजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नीति आयोग हैज बीन प्रोवाइडिंग रिलेवेंट टेक्निकल डिवाइस टू द सेंटर स्टेट एंड यूटीज, तो सारा काम सेंटर के लिए नहीं करता, स्टेट्स और यूटीज के लिए भी यहाँ पर टेक्निकल एडवाइस तक प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ओके, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जाता है। डेवलपमेंट सपोर्ट सर्विस टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज DSS स्कीम है, एंड द सस्टेनेबल एक्शन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ह्यूमन कैपिटल प्रोग्राम है, ठीक है। तो ये छोटे प्रोग्राम्स हैं, इनके अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है, बट हाँ याद रखिए कौन लॉन्च करता है, नीति आयोग। और राइट, नीति आयोग इम्पोर्टेंट रोल निभाता है नॉर्थ ईस्टर्न आइलैंड नेशंस एंड हिमालयन कंट्रीज़ को सस्टेन रखने में, ठीक है, स्पेशल अटेंशन और सपोर्ट दिया जाता है इन जो वल्नरेबल एरियाज़ हैं वहाँ पर, ओके। तो इस तरह की चीज़ों से मजबूती मिलती है। उसके बाद यहाँ पर कुछ इंडेक्स फिर से दी गई हैं कि नीति आयोग कौन कौन सी इंडेक्स लॉन्च करता है। डेल्टा रैंकिंग देता है फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट स्टेट्स, ठीक है। एसडीजी इंडेक्स के बारे में बताया, कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स के बताया, हेल्थ इंडेक्स और एजुकेशन इंडेक्स के बारे में भी ऊपर डिस्कस किया जा चुका है। तो इस तरह की चीज़ें आपको मोटी मोटी चीज़ें पता होनी चाहिए, हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। यहाँ पर कंक्लूजन के रूप में कोविड-19 के बारे में लिखा है कि कोविड-19 में सभी स्टेट्स और यूनियन ने साथ मिलकर के इंडियन फिजिकल फेडरलिज्म को जो है वो मजबूत किया है, और ये जो कोविड-19 है इसने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर प्रोवाइड की है इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने की। बेसिकली यही बात है हर पैसेज के लास्ट में लिखी हुई हैं। फिर आप यहाँ पर देखते हैं टू वे कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। टू वे कम्युनिकेशन का मतलब है कि सेंटर सिर्फ स्टेट्स को ऑर्डर ना दे, स्टेट्स भी सेंटर को यहाँ पर कुछ पॉलिसीज़ का सुझाव दें। स्टेट्स अकेले कुछ ना करें, लोकल बॉडीज़ की जो हेल्प लें, और लोकल बॉडीज़ जो है अपनी बात ऊपर पहुँचाएँ। लोकल बॉडीज़ सीधे सेंटर से सपोर्टेड रहें, ये सीधे यहाँ लोकल बॉडीज़ से कम, ये सब होते हैं टू वे कम्युनिकेशन चैनल्स, ठीक है। तो इनकी मदद से इंडियन फिजिकल फेडरेशन को मजबूत बनाया जा सकता है। ये आर्टिकल यहाँ पर था, समझ में आया होगा। ओके, पब्लिक हेल्थ इनोवेशन की बात करते हैं। देखिए, कुरुक्षेत्र की मैगजीन्स जब आती हैं तो उसमें पब्लिक हेल्थ के बारे में काफ़ी डिटेल में लिखा जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक आर्टिकल दिखाया गया है और उसमें भी आयुष्मान भारत की यहाँ पर चर्चा की गई है। बेसिकली हम आर्टिकल देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। देखिए, कोविड-19 आया, कोविड-19 ने हमें ये दिखा दिया कि कितनी ज़्यादा ज़रूरत है हेल्थ केयर की फॉर ऑल, ठीक है, ये बात तो समझ में आती है।
सभी के लिए हेल्थ केयर, हेल्थ फॉर ऑल का विज़न इंडिया ने पहले ही अपना लिया था 2018 में, जब उन्होंने आयुष्मान भारत योजना लॉन्च की थी। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना 2018 में उसका विज़न यही था, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से। ये आपको याद होनी चाहिए बिल्कुल। ठीक है, उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल का जो मकसद होता है वो यही होता है कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करानी है। ठीक है, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब क्या होता है? एवरीवन एवरीवेयर हैज़ एक्सेस टू इसेंशियल हेल्थ केयर सर्विसेज, कोर फरमाइए, विदाउट विदाउट फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप। ठीक है, ऐसा नहीं है आपके पास पैसे नहीं है और आपको हेल्थ भी नहीं मिल रही। ठीक है, आपको कुछ इलाज कराना है वो भी नहीं हो पा रहा, तो विदाउट फेसिंग फाइनेंशियल हार्डशिप, यही है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3। ठीक है, एस्पायर्स टू एंश्योर हेल्थ एंड वेलबींग फॉर ऑल। 2030 तक हमने कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेज यहाँ पर सेलेक्ट की हैं, उनको इरेडिकेट करना है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 को पूरा करना है। 3 नंबर का गोल पूरा होते ही माल न्यूट्रिशन वगैरह की प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी। बेसिकली सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो पॉवर्टी से रिलेटेड होती हैं। पॉवर्टी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 को डिफाइन करता है, और अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 1 पूरा हो गया तो लगभग 10 जो गोल हैं वो अपने आप पूरे हो जाएंगे। ठीक है, और राइट, हमारी पॉपुलेशन आपको पता होनी चाहिए 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है, और इनके लिए इक्विटेबल वे में एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी करानी होगी हेल्थ केयर की, पर्टिकुलरली इन अ सीरियस प्रिपोजिशन टू द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, स्पेशल एट द टर्शरी लेवल। जो ग्राउंड लेवल पर लोग हैं, जो बेसिकली जिनको सुविधाएं नहीं मिल पाती है, जो पुअर हैं, उनको पहले सुविधा प्रोवाइड करानी चाहिए। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का लक्ष्य रखते हुए आयुष्मान भारत योजना 2018 में शुरू की गई थी। 2 कंपोनेंट हैं, 2 कंपोनेंट में इसके अंदर आ जाता है 1.5 लाख हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना है और सभी को प्रोवाइड करनी है हेल्थ केयर कवरेज। ठीक है, तो 2 पिलर ये इसके हो गए हेल्थ फॉर ऑल के। इसके बाद आपको इसमें पता होना चाहिए कि कितने करोड़ बेनिफिशियरी, लगभग 53 करोड़ बेनिफिशियरी, यानी 10 करोड़ जो परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की जो पर ईयर पर पर्सन जो हेल्थ कवरेज दी जाएगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप आयुष्मान भारत योजना को अपने नोट्स में से पढ़िए, आपने शोर यहाँ पर अपने नोट्स आयुष्मान भारत पर बनाए होंगे। और राइट, इसके बाद ये देखिए, while initiatives like आयुष्मान भारत are intended to steps in the direction to achieving universal health coverage, यही तो मैं बता रहा हूँ कि आयुष्मान भारत योजना यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को बढ़ावा देने के लिए ही तो बनाई गई थी। ठीक है, बट हमारे पास बहुत सारी चुनौतियाँ भी हैं, जैसे हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत नहीं है, हेल्थ सर्विसेज अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक कंडीशंस जो हैं, आप जाते होगे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स में, वहाँ पर बिल्कुल भी जो कंडीशंस हैं वो अच्छी नहीं है। उसके बाद डिजिटल इंडिया और हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, दोनों को साथ में बढ़ावा देने के लिए नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन शुरू किया गया था। उसके अंदर हेल्थ आईडी का प्रोग्राम आपको लॉन्च किया गया था, उसको याद रखिएगा। हेल्थ कब अच्छी होगी? जब स्वच्छता और सैनिटेशन पर ध्यान दिया जाएगा। कोविड-19 ने यही तो बताया कि स्वच्छता जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए स्वच्छ भारत मिशन जो 2014 में लॉन्च किया गया था, अब वो विश्वव्यापी स्तर पर लॉन्च होगा। ठीक है, क्योंकि उसके अंदर हमने सैनिटेशन की ही बात की थी। फिर साथ ही सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर जो कि जल जीवन मिशन का एक कंपोनेंट है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हेल्थ सेक्टर को मजबूत करना है। सिर्फ स्कीम लॉन्च करने से कुछ नहीं होगा। और राइट, ये समझ में आया? तो यहाँ पर भी ये सेम चीज़ें लिखी हुई हैं कि जैसे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, चिकन पॉक्स है, स्मॉल पॉक्स है, ट्यूबरक्लोसिस है, इन छोटी छोटी बीमारियों के लिए सरकार कदम उठा रही है और उसी से ही हेल्प मिलेगी। फिर आयुष्मान भारत को बताया गया कि यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को सपोर्ट करेगा। उसके बाद नेशनल प्रोग्राम ऑन हेल्थ भी लॉन्च किया गया था। उसके अंदर हम रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, न्यू नेटल, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ के ऊपर ज़्यादा वर्क देंगे। देखिए, अगर आपने इकोनॉमी का कोर्स किसी से भी कंप्लीट किया है तो उन्होंने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट के नाम से एक चैप्टर पढ़ाया होगा और उसके अंदर वेरियस स्कीम्स पढ़ाई होंगी वेरियस सेक्टर्स के लिए। तो वहाँ पर उन्होंने हेल्थ से रिलेटेड बहुत सारी स्कीम पढ़ाई होंगी। ठीक है, चाइल्ड से रिलेटेड स्कीम पढ़ाई होंगी, मिशन इंद्रधनुष पढ़ाया होगा। ठीक है, उन सबको यहाँ पर लॉन्च कीजिए, इस पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है, यहाँ पर इतना अच्छे तरीके से कुछ भी नहीं दिया गया है। आयुष्मान भारत के अंदर इससे अच्छे पॉइंट्स निकलते हैं। ठीक है, उन सबको वहाँ से याद कीजिए। ठीक है, ओके, ऑलराइट।
ये देखिए फिर टीबी और मलेरिया मलेरिया दुनिया की दो बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। हमने कहा है कि टीबी को मतलब इंडिया टीबी को 2025 तक ख़त्म कर देगा भारत से, और मलेरिया को 2030 तक ख़त्म कर देगा। याद रखिए, पॉइंट है, यूज़ करना है आपको, ठीक है। तो टीबी 2025 तक ख़त्म कर देंगे, मलेरिया 2030 तक ख़त्म कर देंगे। डब्ल्यूएचओ के हिसाब से टीबी 2030 तक ख़त्म करेंगे। गौर फरमाइए, डब्ल्यूएचओ के हिसाब से टीबी दुनिया से 2030 तक ख़त्म करना है। उसके बाद हेल्थ फॉर ऑल, अगर हमने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का जो इनिशिएटिव है उसको पूरा करना है तो इनोवेशन तो ज़रूरी है। इनोवेशन मतलब नई तकनीकें इन द हेल्थ केयर सेक्टर, ठीक है। तो अब बहुत सारी तकनीकें हैं, जैसे आप बेसिकली यहाँ पर कोविड-19 ने कितनी सारी नई तकनीकें यहाँ पर लॉन्च की हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोविड-19 के लिए जैसे नई नई पीपी किट बनाई गई हैं, वेंटिलेटर्स बनाए गए हैं, कई दुनिया भर के मास्क बना दिए गए हैं, और वेंटिलेटर्स तो पूछे ही मत, ठीक है। रेस्पिरेटरी एड्स हैं, तो हर चीज़ शॉर्ट हुई है। जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स का आप यूज़ पहले करते थे, अब वो घर में आपको छोटी मशीन के रूप में मिलते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हेल्पफुल रही हैं। फिर यहाँ कोविड-19 के बारे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, ये सब अभी हमारे काम की नहीं है। ऑलराइट, ये देख लीजिएगा जो बीच में लिखा हुआ है, ड्यूरिंग नेशनल लॉकडाउन द सर्विसेज ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अंडर द मिशन लाइफलाइन उड़ान। तो याद रखिए, मिशन लाइफलाइन उड़ान सिविल एविएशन मिनिस्ट्री का प्रोग्राम था, और आईसीएमआर की, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की हेल्प करने के लिए कंसाइनमेंट्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर सुविधा ली गई थी हेलीकॉप्टर्स की, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ी थोड़ी आपको पता होनी चाहिए कि हाँ, ऐसा ही काम नहीं होता। उसके बाद यहाँ पर देखिए, हमारे पास एक होती है नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, ठीक है। याद रखिए, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 भी है, और इससे हम ज़्यादा उम्मीदें जता रहे हैं कि हम हेल्थ फॉर ऑल और द वेलबींग फॉर ऑल एट ऑल एजेस, ठीक है। तो सभी तरह के उम्र के लोगों के लिए यहाँ पर हेल्थ फॉर ऑल का इनिशिएटिव इस स्कीम के थ्रू या इस पॉलिसी के थ्रू पूरा किया जा सके। आपका काम क्या है, इस पॉलिसी के बारे में अपने नोट्स में से पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि हर चीज़ इस मैगजीन में कवर नहीं हो सकती, ये तो सिर्फ ये बताने के लिए है कि हाँ, क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। यहाँ पर आ जाते हैं, फिर वही इशू आ गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूनाइटेड नेशंस के, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी, और साथ में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। ये तीनों एक दूसरे से लिंक प्रोग्राम है। अगर हमने एक भी चीज़ को कंप्लीट किया तो बाकी की चीज़ें अपने आप कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बेसिकली अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 3 को पा लिया तो हमारी नेशनल हेल्थ पॉलिसी का जो मिशन है वो सक्सेसफुल हो जाएगा, और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अपने आप पूरी हो जाएगी। तो कहने का मतलब यही है हर चीज़ के अंदर। ऑलराइट, ओके, दैट वाज द आर्टिकल। ये इतना अच्छा आर्टिकल नहीं था, ठीक है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए कि हाँ, हमने क्या क्या चीज़ें लॉन्च की हैं और क्या क्या विज़न यहाँ पर चल रहा है। तो नेशनल हेल्थ पॉलिसी के बारे में पढ़िए, आयुष्मान भारत योजना के बारे में पढ़िए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में पढ़िए। बाकी हेल्थ के ऊपर पीछे भी कई सारी मैगजीनों में अच्छे अच्छे आर्टिकल्स आए थे, वो सब हमने पढ़े हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया गया है, ठीक है। ये इस आर्टिकल के अंदर देखेंगे, जी रघुराम जी ने आर्टिकल लिखा है। ऑलराइट, देखते हैं क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। देखिए, वी हैव कम अ लॉन्ग वे इन प्रोवाइडिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर सीन्स इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने के पूरे पूरे चांसेस बने हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि हमने जो 5 ईयर प्लान्स लॉन्च किए थे उसमें 1, 2, 3, उसमें हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। उसके बाद हमने एग्रीकल्चर सेक्टर पर ध्यान दिया, जिससे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ जो है वो कम हो गई थी, लेकिन पोस्ट लिबरलाइजेशन हमने फिर उन चीज़ों को बढ़ावा दिया, ठीक। तो इस तरीके की चीज़ें भी आपको बार बार पता होनी चाहिए। साथ ही अभी अभी एक नया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ठीक है। इस प्रोग्राम के तहत देखिए, पाइपलाइन का मतलब नहीं होता कि हम पूरी कंट्री में पाइपलाइन बिछाएंगे, ठीक है। पाइपलाइन एक प्रोजेक्ट का पायलट रूप होता है, ठीक है। हम उसको बेसिकली यूज़ करने की कोशिश कर रहे होते हैं इन द पायलट बेसिस, ठीक है। तो हम देखना चाहते हैं कि ये सक्सेसफुल होगा भी या नहीं होगा। 111 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोग्राम है। बेसिकली 5 सालों के अंदर या 6 सालों के अंदर, आप कुछ भी कहिए, 5 सालों के अंदर हम वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे। अगले 5 सालों के अंदर वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जो कि दुनिया में कहीं पर भी नहीं होगा, ठीक है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा, ओके। तो
इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को तो यूज़ किया ही जाएगा, वरना ऐसा सिस्टम अकेले सरकार की बस की नहीं है। आपको ये इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। बट उन कंपोनेंट्स को कहते क्या हैं? देखिए, जो पब्लिक साइड का कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं अथॉरिटी, जो प्राइवेट साइड का कंपोनेंट होता है उसको कहते हैं कंसेशनर। ठीक है, तो द शेयर ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ द 57 लाख करोड़ बस 27%। ठीक है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का शेयर बहुत ही कम है। पीपीपी मॉडल से अगर हम कुछ वर्क कराना चाहते हैं तो प्राइवेट कंपनीज उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहती। यहाँ से ही पता चल रहा है, केवल 27% पैसा प्राइवेट कंपनीज ने दिया है, बाकी का 63 और द 73% पैसा यहाँ पर पब्लिक सेक्टर कंपनीज अपने आप दे रही हैं, मतलब गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्च कर रही है। ठीक है, हमारा मकसद क्या है कि हम लगभग 40% पैसा यानी कि 2/5 पैसा प्राइवेट कंपनीज का भी लगवाएं, ताकि उनको भी यहाँ पर मदद मिले। ठीक है, तो इस तरह के जो विज़न है वो यहाँ पर लॉन्च किए गए हैं। इस पैसे को आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट, यहाँ पर आइए, देखिए उसके लिए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए हैं, जैसे नेशनल हाईवेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ठीक है, ग्रीन हाईवेज का इनिशिएटिव मैंने आपको पिछले दिसंबर की मैगजीन के अंदर पढ़ाया था, ग्रीन हाईवेज। ठीक है, उसकी ग्रीन हाईवे पॉलिसी भी पढ़ाई थी। फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। सागरमाला परियोजना है, भारतमाला परियोजना है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो आपके लिए हो जाएगी, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन। तो जी रघुराम जी ने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने कहा है कि जब मैं स्टडी करता हूँ तो वेरियस प्रोजेक्ट पर मुझे पता चलता है कि 8 ऐसे पिलर हैं जो मजबूत करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को। किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए 8 पिलर्स की ज़रूरत होती है। वो 8 पिलर्स कौन से हैं वो इन्होंने यहाँ पर गिनाए हैं, मैं भी गिनवाता हूँ, टेंशन मत लो। देखो, पहला है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग। ठीक है, क्या होता है प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग? यहाँ पर मत ध्यान दीजिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए। स्ट्रक्चरिंग ए पीपीपी प्रोजेक्ट मींस एलोकेटिंग, गौर फरमाइए, एलोकेटिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, राइट्स एंड रिस्क। ठीक है, कोई भी प्रोजेक्ट है उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उस पर किसके राइट्स होंगे, और रिस्क के समय में कौन सी पार्टी उसका जो है ध्यान रखेगी। ठीक है, तो ईच पार्टी के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह दी जाती हैं। प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग इज टिपिकली डेवलप्ड थ्रू एन एक्सटेंडेड प्रोसेस रादर देन बाय ड्राफ्टिंग एंड डिटेल्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये एक टिपिकल प्रोसेस है। ठीक है, तो पीपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स के दौरान किसको रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी जाएंगी, किसको राइट्स दिए जाएंगे, रिस्क किसका होगा, ये सब डिसाइड किया जाता है पहले पॉइंट के अंदर, प्रोजेक्ट स्ट्रक्चरिंग। इससे आगे आपको कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। इस पूरे पेज को पढ़ने की कुछ भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपसे जीएस के किसी पेपर में नहीं पूछा जाएगा। बस आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन के बारे में अगले 5 या 6 सालों में जो भी पैसा खर्च किया जाएगा उसको यहाँ पर ग्राफ के रूप में दिखाया गया है। हालांकि जब आप इसको जोड़ोगे तो 80 से लेकर के 90 के बीच में ये पैसा यहाँ पर बैठ रहा है, 80-90 लाख करोड़, जबकि सरकार ने कहा 111 लाख करोड़ देंगे। तो आप इस गैप को समझ सकते हैं कि करप्शन में पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। आगे चलें, या ऑलराइट, ये देखिए आप, ये दूसरा जो इशू है, मतलब 8 जो है पिलर बताए कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 8 पिलर होते हैं। तो दूसरा पिलर है प्रोजेक्ट इवोल्यूशन, फाइनेंशियल इवोल्यूशन, इकोनॉमिक एंड रिस्क रिवोल्यूशन, इवोल्यूशन। ठीक है, जब आप प्रोजेक्ट शुरू करते हैं तो फाइनेंशियल सिचुएशंस भी क्रिएट होती हैं कि फाइनेंस कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशंस आएंगी और रिस्क काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। उन सब की जो इवोल्यूशन है, उनका जो मूल्यांकन है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर किया जाता है। तीसरा है फंड कहाँ से आएगा। ठीक है, तो फंड कहाँ से आएगा वो सब चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। ठीक है, बस आपको इतना ही देखना है कि फंड की भी एक प्रॉब्लम होती है। 8 पिलर्स को मजबूत करना है तो फंड की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना होगा। इसके डिटेल में मत जाइए, बिल्कुल भी मत जाइए। ठीक है, किसको बिडिंग करनी है, टेंडरिंग किसको देनी है। ठीक है, मतलब किसी ऐसी कंपनी को ना चली जाए जो कि सस्टेनेबल कंपनी ना हो, जो एनवायरमेंटल और सोशल जो सस्टेनेबिलिटी है उसकी तरफ ध्यान ना दे। तो बिडिंग प्रोसेस अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद एग्रीमेंट्स मजबूत होने चाहिए। प्राइवेट कंपनीज बीच में छोड़ करके ना जाएं। ठीक है, पब्लिक और
अब प्राइवेट कंपनीज के बीच में रिश्ते अच्छे होने चाहिए, ठीक है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट का मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, ये आप समझते हैं। पोस्ट प्रोजेक्ट इश्यूज, पोस्ट प्रोजेक्ट इश्यूज के अंदर आ जाता है आपका कि उस पर जैसे एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर कंपनी खोली है, ठीक है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है कि हम प्राइवेट सेक्टर को कुछ सालों के लिए उस कंपनी का प्रॉफिट शेयरिंग का हिस्सा दे देते हैं। हम कह देते हैं कि आप चलाइए कुछ सालों के लिए, आप अपना प्रॉफिट निकालिए, ठीक है। और उसमें कुछ गड़बड़ होती है तो वो सब इश्यूज भी यहाँ पर क्रिएट होने चाहिए। उसके बाद रेगुलेशन और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए क्या किया जाए, मतलब इन सब चीज़ों से अगर कुछ दिक्कत हो रही है तो आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कहाँ पर जाएंगे। उसके बाद या ये यहाँ पर हमने क्लियर किया, ये सब यही चल रहा है। फिर आते हैं सीधे कंक्लूजन की तरफ। ये आर्टिकल यहाँ पर इतना ही था, इसमें कुछ भी घबराने की जरूरत नहीं है। बस ये जो 8 मैंने आपको बताया ना कि 8 जो मीज़र्स हैं एक इस इंफ्रास्ट्रक्चर को सस्टेन करने के लिए, वो 8 के 8 आप याद रखिए और इसको पेपर में इस तरीके से बना करके आइए, ठीक है, अच्छा रहेगा। कंक्लूजन के तौर पर हम क्या कह सकते हैं, देखिए PPP model and ability to think of commercializing infrastructure have provided a new platform for developing infrastructure। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है कि पब्लिक सेक्टर खुद नहीं बना सकता, प्राइवेट सेक्टर का पूरा मदद यहाँ पर चाहिए होगा, तो उनको भी खुश रखना है। द आइडिया ऑफ बैलेंस्ड रिस्क एलोकेशन, बैलेंस्ड रिस्क एलोकेशन, 8 में से एक था रिस्क एलोकेशन, ठीक है। रिस्क किसकी तरफ जाएगा, अगर कुछ भी हुआ तो, कुछ घाटा हुआ, कुछ नुकसान हुआ, प्रॉफिट नहीं हो रहा, लॉस हो रहा है, तो रिस्क किसका है, ठीक है। तो बैलेंस्ड रिस्क एलोकेशन किया जाए कि भाई आधा रिस्क आप लो, आधा रिस्क हम लेंगे, वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए। और राइट, तो इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में आप इस आर्टिकल में और कुछ ज़्यादा ना पढ़ें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के बारे में, कनेक्टिंग करना है हैबिटेशंस विद रूरल रोड्स, तो रूरल रोड्स को मजबूत करने के लिए ये सब कदम उठाए गए हैं। आर्टिकल ऐसा ही था, कुछ खास आर्टिकल था नहीं, बट हाँ फिर भी ये आपको समझ में आना चाहिए। अगला आर्टिकल पढ़ें तो पता चलता है स्पोर्ट्स और उसका रोल इन द मेकिंग ऑफ न्यू इंडिया। आपको पता है कि स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर नहीं पूछी जाती हैं और यूपीएससी के अंदर, तो हम इस आर्टिकल को करते हैं स्किप। और साथ में किसी भी छोटे एग्ज़ाम, ठीक है, उसके लिए भी यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया है काम का, ठीक है। सिर्फ बोल बच्चन लिखा गया है, कोई फैक्ट छोटे एग्जाम्स के लिए नहीं दिए कि कब क्या हुआ था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें छोड़िए, आगे चलें, बात करते हैं सिनेमा की ओर, ठीक है। मतलब नया इंडिया बनाना है तो उसमें सिनेमा ने किस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है। इस आर्टिकल को भी हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सिनेमा के ऊपर यूपीएससी क्वेश्चंस नहीं पूछता, बॉलीवुड हॉलीवुड से इसका कोई लेना देना नहीं है। साथ ही छोटे एग्जाम्स के लिए यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं निकलता, कोई भी पॉइंट नहीं है काम का, ओके। आगे चलें, तो ये कम से कम 8 या 10 पेज थे जो कि हमको स्किप करने हैं। या ये आर्टिकल काम का हो जाता है एग्रीकल्चर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखते हैं क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं। इंडिया की पॉपुलेशन हो चुकी है 1.3 बिलियन पीपल, ठीक है। और हमारे पास दुनिया की 18% आबादी है और बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास दुनिया की 2.4% कल्टिवेबल लैंड है, 5% वाटर रिसोर्सेज हैं दुनिया के हमारे पास। ये जो 4 पॉइंट मैंने हाईलाइट कर रखे हैं, ये आपको रटे हुए होने चाहिए किसी भी ऐसे को लिखने के लिए, सबसे अच्छा है। अगर वो ऐसे एग्रीकल्चर के ऊपर है, वाटर के ऊपर है, या लैंड डिग्रेडेशन के ऊपर है तो भी, ठीक है। उसके बाद ये देखिए, इंडियाज एग्रीकल्चर इज अ ग्रांड सक्सेस स्टोरी विद 11% ऑफ टोटल ग्लोबल एग्रीकल्चर। दुनिया भर में जितनी भी एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन होता है उसमें 11% हिस्सा इंडिया का है, ये भी याद रखना है आपको, ओके। आगे चलते हैं, एक पॉइंट और मैं आपको बता रहा हूँ जो यहाँ नहीं लिखा हुआ, उसको भी याद रखना है। एग्रीकल्चर का जीडीपी में हिस्सा कितना है, तो 15 से 16% हिस्सा एग्रीकल्चर का जीडीपी में है। 20% से ज़्यादा था जब हमने एग्रीकल्चर शुरू की थी पोस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो याद रखिएगा ये हिस्सा बहुत ही कम होता जा रहा है और होता रहेगा। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन 2019 वॉज वैल्यू टू USD 460 बिलियन, ठीक है। तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का ये जो वैल्यू है ये भी आप यहाँ पर याद रखिए कि कितनी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की। साथ ही फूड ग्रेन्स जो है वो याद रखिए 297 मीट्रिक टन, हॉर्टिकल्चर
फूड ग्रेन्स उगाए गए, और हॉर्टिकल्चर का 31 मीट्रिक टन कॉटन। फिर ये सब याद रखने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि फूड ग्रेन का प्रोडक्शन जो हुआ 2019 2020 के अंदर वो था आपका 297, और वेरी कर दीजिए 300 तक, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। ऑलराइट। फ्यूचर चैलेंजेस क्या हैं? फ्यूचर चैलेंजेस यही हैं कि इंडिया की पॉपुलेशन पहले इतनी थी, अब इतनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमारी क्या है कि जो पॉपुलेशन है उसकी नीड्स बढ़ती जा रही हैं। फूड सिक्योरिटी और न्यूट्रिशन सिक्योरिटी का जो इशू है वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। अर्बनाइजेशन बढ़ता चला जा रहा है, रूरल जो सिचुएशन है वो ख़राब होती चली जा रही है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहे हैं, लोगों को अच्छी चीज़ें चाहिए, खाने के लिए अच्छा चाहिए, फूड हैबिट चेंज हो रही हैं, जनरेटिंग ग्रेट डिमांड बढ़ती चली जा रही है, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर कमोडिटीज़, ठीक है। अब हमारा गेहूं और चावल से मन भर जाता है, अब हमें नई चीज़ें चाहिए, तो हमें अपनी एग्रीकल्चर फूड बास्केट को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। ये चैलेंजेस और ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि हमारी जो सोइल है वो ख़राब होती चली जा रही है, न्यूट्रिशन के लेवल अच्छे नहीं है। फसल ज़्यादा हुआ करके क्या करोगे अगर उसमें न्यूट्रिशन ही नहीं होगा, ठीक है। फिर बायोटिक स्ट्रेस देखने को मिलते हैं, नए ड्रॉट सिचुएशंस, क्लाइमेट चेंज की अलग प्रॉब्लम मार रही है, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं। ये आपको कम से कम इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए कुछ लिखने के लिए, बात समझ रहे हैं। उसके बाद ये देखिए, हमारी लगभग 62% एग्रीकल्चर डिपेंडेंट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू द मानसून। ये तो आपको पता ही होगा। यूनिसेफ के हिसाब से इंडिया वाज एट 10th स्पॉट एमंग कंट्रीज विद हाईएस्ट नंबर ऑफ अंडरवेट चिल्ड्रन। ओके, तो यहाँ पर डाटा दिया गया है चिल्ड्रंस का, जो कि देखिए यहाँ पर इस तरीके से मत देखिए, मैंने जो यहाँ पर पिक अपलोड की है उसको देखिए। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे लॉन्च हुआ था। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे दिसंबर में लास्ट में लॉन्च हुआ, दिसंबर 2019 के लास्ट में, और ये 5वें नंबर का हेल्थ सर्वे है, ठीक है। पहला पार्ट लॉन्च किया गया और इसमें बताया गया 4 चीज़ों के बारे में, जो कि बेसिकली एनीमिया, वास्टेड चिल्ड्रंस, अंडरवेट चिल्ड्रन एंड स्टंटेड चिल्ड्रन। एनीमिया सबसे ज़्यादा होता है केरल में, नहीं सॉरी, सबसे कम होता है केरल में, और सबसे ज़्यादा एनीमिक चिल्ड्रंस मिलते हैं गुजरात में, ठीक है। इसी तरीके से वास्टेड चिल्ड्रंस को देखें तो सबसे कम है केरल में और सबसे ज़्यादा है महाराष्ट्र के अंदर, ओके। अंडरवेट चिल्ड्रंस को देखें तो सबसे कम है केरल में और सबसे ज़्यादा है बिहार में। तो स्टंटेड चिल्ड्रंस को देखें तो सबसे कम है केरल में और सबसे ज़्यादा है बिहार में। तो ओवरऑल केरला इज़ वेरी वेरी गुड, ठीक है। तो ये सिचुएशंस आपको पता होनी चाहिए। ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 लॉन्च किया गया था और इसके तहत हमने आपको बताया कि किस तरीके से हंगर अलर्ट्स पर ये चीज़ें चल रही हैं। तो यूनिसेफ का डाटा लिखिए या नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का, बात एक ही है। आगे चलें। ये दिखाया गया कि हिस्टोरिक डिसीजंस। अब हिस्टोरिक डिसीजंस में यहाँ कुछ खास लिखा हुआ नहीं है, आपको लग रहा होगा कि लिखा हुआ है, बट कुछ खास है नहीं। तो हमारे पास इससे अच्छी चीज़ें हैं जो कि हमने पिछली मैगजीनों में डिस्कस की हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, ये थी कुरुक्षेत्र मैगजीन सितंबर 2020 की, एग्रीकल्चर रिसर्च के ऊपर पूरी की पूरी मैगजीन थी। तो हमने अगर वहाँ पर 56 पेज एग्रीकल्चर के पढ़े हैं तो यहाँ पर हम 2 या 3 पेज पढ़ करके कुछ फालतू नहीं जान लेंगे, ठीक है। तो वहाँ पर अगर आपने वो मैगजीन देखे तो इस आर्टिकल को आप छोड़ सकते हैं। वहाँ पर हमने सब कुछ जो है वो डिस्कस किया है, फॉर्म लॉज तक वहाँ पर डिस्कस किए थे। तो ये सब चीज़ें अब यहाँ पर डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। क्रिस्पर कैसनेन टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन द एग्रीकल्चर सेक्टर यहाँ पर बताया गया है। तो एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी और एग्रीकल्चर रिसर्च यही सब लिंक तो है एक दूसरे से, ठीक है। तो इसमें कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, हम ये सब पढ़ चुके हैं। आप इस मैगजीन चाहें तो दोबारा से पढ़ सकते हैं, ये आपको चैनल पर ही मिल जाएगी। ये सब चीज़ें यहाँ पर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इससे अच्छी अच्छी जो तकनीकें हमने उसमें बताई हैं, ड्रोन का यूज़ बताया हमने, ड्रिप इरिगेशन तकनीक बताई है, ठीक है, इंटीग्रेटेड इरिगेशन जो टेक्निक्स हैं वो सब उसके अंदर कवर की गई हैं। तो वो बहुत अच्छी मैगजीन थी, आप इसको इग्नोर कीजिए। ऑलराइट, ओके। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सेम मैगजीन के अंदर आपको चीज़ें मिलेंगी, यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑलराइट, फिर यहाँ पर बताया गया है फॉर्म लॉस के बारे में, इनको कोई डिस्कस नहीं करेगा अब, ठीक है। ये हमने काफ़ी ज़्यादा डिस्कस कर लिए और रोज़ के अखबारों में आते हैं, आप इनके बारे में फुल्ली जान चुके होंगे कि क्या क्या इश्यूज़ हैं। साथ ही जो कुरुक्षेत्र मैगजीन आई है जनवरी 2021 की, उसमें भी इससे रिगार्डिंग एक आर्टिकल है, उसको भी मैं स्किप करूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं।
ऑलराइट, यहाँ पर देखते हैं कि इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में क्या है। देखिए बेसिकली आर्टिकल इंडियन आर्ट एंड कल्चर के बारे में लिखना था, बट इन्होंने कुछ और ही ले गए। इन्होंने फिबोनाची सीक्वेंस, जो कि मैथमेटिक्स में एक सीरीज होती है जिसमें बेसिकली पिछले अंकों को जोड़ करके अगला अंक बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पर लिखी हुई है, ये है जैसे कि 0 1 1 2 3 5 8 13 2 1 34। तो बेसिकली 8 5 13, 13 और 8 21, 21 और 13 34। तो ये एक सीरीज होती है, ठीक है। इस सीरीज के बेस पर आर्ट एंड कल्चर को दिखाने की कोशिश की है। हमारे जीएस के लिए ये बिल्कुल भी काम का नहीं है, क्योंकि इसमें वो चीज़ें नहीं दी गई जो कि पूछी जाती हैं, ठीक है। तो किसी भी कीमत को आपको इस आर्टिकल को नहीं पढ़ना है। ऑलराइट, ओके। यहाँ पर कुछ भी काम का नहीं था, बस यही दिखाया है कि थोड़ा सा मुग़ल रूल था। तो जो मुग़ल आए थे उन्होंने यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, जिसको हम आज भी देखते हैं। फिर अंग्रेज आए, उन्होंने, यूरोपियंस आए, उन्होंने भी यहाँ पर थोड़ा आर्ट एंड कल्चर में योगदान दिया। वो सब हम अपने ब्रॉड सिलेबस के अंदर पढ़ चुके हैं भाई पहले से ही। आर्ट एंड कल्चर की क्लासेस आपने ली होंगी, यहाँ पर इन चीज़ों को मत पढ़िए, कुछ भी काम का नहीं दिया हुआ है। ऑलराइट, ठीक है, ओके। बहुत ही छोटी चीज़ें दी हैं, फिबोनाची सीक्वेंस के बेस पर इन्होंने पता नहीं क्या गया है, बट हमारे काम का इतना सब नहीं है। बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी आपसे, आप अपने तरीके से इन चीज़ों को लिखिए। यहाँ पर आपको इन चीज़ों को लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ओके। और एक दो पॉइंट अगर रह भी जाता है तो उसमें इतना घबरा मत जाइएगा, ठीक है, कि ये टेम्पल रह गया कहाँ पर था, ठीक है। तो ये सब चीज़ें, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हर जगह से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ओके। यहाँ पर देखिए योजना मैगजीन ने एक नई बुक छापी है, ग्रेट इंडियन वुमेन, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जो वुमेन्स हैं जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारा साथ दिया या सोशल चेंजेस किए, उनका क्या योगदान है उसके ऊपर ये पूरी बुक यहाँ पर छापी गई है। तो 4 5 पेजेस है, हम भी देखते हैं कि आखिर किन किन के यहाँ बारे में यहाँ पर बात की गई है। देखिए पहली है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती अगर आप देखें तो ये बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और आप रानी दुर्गावती वाइफ ऑफ किंग दलपत शाह, याद रखिएगा, दलपत शाह की ये बीबी थी और अकबर के समकालीन बेसिकली यहाँ पर थी। तो मुग़ल एम्परर अकबर से इनकी बेसिकली लड़ाई हुई थी और अकबर के समकालीन, याद रखिएगा। उसके बाद अगर हम यहाँ पर देखें, दलपत सिंह वॉज बोर्न इन अ गोंड, ओके। तो यहाँ पर हमको इंटरकास्ट मैरिज के बारे में कुछ चीज़ें मिलती हैं कि जो इनकी शादी हुई थी वो गोंड ट्राइब से बिलोंग करते थे, और रानी दुर्गावती जो थी वो राजपूत गर्ल थी, ठीक है। तो ये ट्राइब थे और ये बेसिकली राजपूताना घराने से थी। तो बेसिकली इंट्रा कास्ट मैरिज के बारे में हमको यहाँ पर पता चलता है। उसके बाद आगे बढ़ें तो यहाँ पर और कुछ चीज़ें काम की नहीं है, हिस्ट्री को बहुत ज़्यादा घुमाया गया है। ऑलराइट, देखिए आफ्टर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड दुर्गावती ऑर्गेनाइज्ड एंड एडमिनिस्टर्ड गोंडवाना स्टेट quite well, defeated the king of Mandu, Vaiz, Bahadur and repeatedly. She also defend other neighbors rulers. तो बेसिकली इनकी हिस्ट्री जो है वो काफ़ी ग्लोरिंग रही है, इतना ही जानना काफ़ी है, और बाकी आप हिस्ट्री की बुक में अपनी देखिएगा। तो अकबर के समकालीन थी, ये हमने आपको बता ही दिया। उसके बाद चांद सुल्ताना के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी अकबर के समकालीन थी। और बेसिकली इनका जो इलाका था वो अहमदनगर वाला इलाका था। और दक्कन में जब अकबर ने प्लान किया था कि हम दक्कन को कन्क्वेयर करेंगे, तब इन्होंने अपने स्टेट को यहाँ पर बचाया था, ठीक है। इनको चांद बीबी के नाम से भी जाना जाता था और अहमदनगर की फेमस यहाँ पर रही हैं। इनको ये भी कहा जाता था नदीरुत उल जमानी, ठीक है। तो ये मैचलेस वुमेन ऑफ हर टाइम इन द होल वर्ल्ड, ओके। तो इनके जैसी कोई और औरत उस समय पूरी दुनिया में नहीं थी, इसीलिए इनको ये कहा गया। तो याद रखिएगा ये टाइटल है इनका, तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, ओके। उसके बाद आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना। फिर ताराबाई के बारे में आपके पास दिया हुआ है, पढ़िए या मत पढ़िए, कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, चांद बीबी के बारे में ये भी है, आफ्टर डेट फॉर द 5 years अकबर डिड नॉट डेयर टू अटैक अहमदनगर। तो इन्होंने अकबर को एक बार ऐसी धूल चटाई थी कि 5 साल तक अकबर ने वापस से लड़ाई करने की कोशिश नहीं की। लेकिन फिर अकबर का जो यंगेस्ट सन था उसने अहमदनगर को कनकर्ड किया, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी सी पता होनी चाहिए। फिर बिरेव रानी चेन्नम्मा के बारे में लिखा हुआ है, ये भी आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पढ़ने से अच्छा ये होगा कि आप इसको अपनी जो स्पेक्ट्रम की बुक है, ठीक है, उसके अंदर अगर आपको ये सब चीज़ें मिलें या आपने नोट्स बनाए हो तो वहाँ से आप इन चीज़ों को पढ़ें, ठीक है। तो ये कित्तूर में ककातिया जो है डायनेस्टी उससे बिलोंग करती हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें यहाँ पर लिखी हैं। बेगम हजरत महल के बारे में आपने पढ़ा होगा, 1857 की क्रांति में इनका बहुत बड़ा जो है यहाँ पर योगदान था। ये सब चीज़ें आप अपनी हिस्ट्री की बुक से कवर कीजिएगा। उसके बाद दैट इज़ जर्नल अवेयरनेस वाला पोर्शन, और यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए हैं। फिर देखते हैं पेरिस एग्रीमेंट के बारे में। पेरिस एग्रीमेंट 2015 में साइन किया था, और इस पेरिस एग्रीमेंट के अंदर हमने COP21 के नाम से ये हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज UNFCCC की मीटिंग चल रही थी। उसके अंदर हमने नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन इनको लॉन्च किया था। बेसिकली हमने 4 से 5 गोल दिए थे कि हम ये करेंगे। उन गोल्स के बारे में यहाँ जाइए, ये मैगजीन का पेज है आपकी नवंबर 2020 की योजना मैगजीन। यहाँ पर आर्टिकल आया था, 5 पेजेस का ये आर्टिकल था, अचीविंग SDGs एंड NDCs। तो ये NDCs हैं, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस। इनके बारे में वहाँ पर हमने 5 पेजेस के अंदर पढ़ा है। तो एक पेज यहाँ पर वो भी उसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो हम उसको यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो आपको जानना चाहिए वो इस मैगजीन के अंदर है, ना कि इस जो पेज के अंदर जो कि अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलें तो ये सब आपको यहाँ से कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि इतना यहाँ पर हमारे काम का नहीं है। NDCs के बारे में आपको पढ़ना है कि फॉरेस्ट कवर कितना बढ़ाना है, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस का सिक्वेस्ट्रेशन कितना करना है, लैंड डिग्रेडेशन को कितना % कम करना है, ये सब चीज़ें आप वहाँ से पढ़िए। फिर एक और आर्टिकल आया लास्ट में आर्टिकल था, फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग लेड। तो नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनी है, शुरू में भी बताया था, तो इसके बारे में आप यहाँ से पढ़िए। ये मैंने यहाँ पर अपलोड किया है। ट्रायंगुलर शेप की बिल्डिंग है, इतना एरिया कवर हुआ है, और लोकसभा की टोटल 888 सीटें हैं। नेशनल एम्बलम इसके अंदर बनाया गया है, साथ ही थीम रखी गई है लोकसभा की पीकॉक, राज्यसभा की लोटस, और राज्यसभा की सीटें हैं 384। ज्वाइंट सेशन के लिए टोटल